गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। राम राम। कैसे हो सारे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। राधे राधे सर। जय हो जय हो। गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपसे। आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है आवाज। नमस्कार जी सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एकदम अच्छे, एकदम अच्छे। जय। तो बैठ जाइए बच्चों फटाफट से। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड अ वार्म वेलकम एवरीवन। फटाफट से बैठ जाइए, फिर हम गुड लोग। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं बच्चों फिर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जय हो बच्चों। कल हम लोगों ने हाँ बोलिए बेटा। सर पेपर ना क्लास के लास्ट में क्लैरिफाई कर देना तो पेपर है ना किस तरह को। पेपर यस सर। पेपर में क्या कंफ्यूजन है आपको? सर जो मोशन इज थीटा में ग्राफ वाला क्वेश्चन आ रहा है ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आप 12th वाले हो बच्चों या 11th वाले हो? 12th नो। सॉरी 13th। हाँ 13th, मतलब ड्रॉपर हो ना आप? हाँ हाँ तो आप लोग कैसे, मतलब आप लोगों के में क्या, मैं नहीं समझ पाया। पेपर में क्या बोल रहे हो आप? ऐसे ही बोला कि जो ग्राफ वाला क्वेश्चन है ना मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले में जो अब की बार सिलेबस में आ रहा है। अच्छा, ग्राफ वाले क्वेश्चंस। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ। और जो न्यूटन्स लॉ का आ रहा है इलेक्ट्रिक बॉडीज का तो सर इसमें ये पूछ रही हूँ स्प्रिंग वाला भी आएगा टेंशन या फिर नॉर्मल ही। रुकिए, मैं एक सेकंड आपको बता देता हूँ क्या क्या आएगा। 21 तारीख को पेपर है ना आप लोग का? यस सर। ठीक है, मैं एक सेकंड बताता हूँ आपको। मेरे पास नोटिफिकेशन आया था। तो मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या आ रहा है आपका इस बार। देखिए, कनेक्टेड बॉडीज तक का तो 100% आएगा ही आएगा। उसके अलावा इसमें टेंशन भी है। मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तो टेंशन है, बिल्कुल है, टेंशन है। और पूछिए क्या है क्या नहीं है। सारा आ रहा है बच्चों, मतलब आप लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। हाँ हाँ। आप जितना पढ़ाते हैं अभी तक उससे आगे का कुछ आ रहा है कि उतना जितना अभी तक आप पढ़ा रहे हैं? जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया है उसमें से सूडो फोर्स और घटा लेना आप। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग का भी मुझे यार कोई दिख तो नहीं रहा है। तो मतलब आप ये पुली वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं है। कौन सा बेटा? पुली वाला। पुली आएंगे, पुली के हैं सवाल। तो सर पुली में सर एक कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट हो गया वो मल्टीपल होती है ना उसमें तो उस टाइप के क्वेश्चन लग भी नहीं रहे सर। कंस्ट्रेंट मोशन वाले, जिसमें कंस्ट्रेंट की भी Yes, इक्वेशन sir. लिखनी होती है, हाँ वो Yes, नहीं, sir. वो नहीं आएंगे। कंस्ट्रेंट मोशन वाले नहीं आएंगे। जो मैंने पुली ब्लॉक के आपको केसेस पढ़ाए ना, यस सर। हाँ वो कर लेना आप, वो आएंगे। हाँ हाँ, मैं बता स्प्रिंग भी आएगा स्प्रिंग वाला। मोशन इन प्लेन पूरा आ रहा है। हाँ मैं बताता हूँ, सिलेबस आपको बताता हूँ। देखिए, स्प्रिंग फोर्स नहीं है, लेकिन आप लोग स्प्रिंग फोर्स करके जाइएगा। फ्री बॉडी डायग्राम, टेंशन, नॉर्मल, स्प्रिंग, इतना तो मैंने आपको कराया ही है। तो स्प्रिंग फोर्स का भी बेसिक, हाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके जाइएगा। सूडो फोर्स नहीं आएगा। मैं बताता हूँ सिलेबस एक बार। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोल रहे हैं तो फर्स्ट लॉ इनर्शिया, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इम्पल्स, मोमेंटम और कनेक्टेड बॉडीज का मोशन। तो वो जो अपन ने 7 केसेस करे थे, 6 और 7 पुली ब्लॉक वाले, यस सर। Yes, sir. हाँ हाँ, वो आप कर लेना। वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके सर। और स्प्रिंग फोर्स सर्कुलर मोशन है कैसे सर्कुलर फोर्स नहीं, नहीं। मोशन इन प्लेन पूरा आ गया ना तो इसके बाद स्प्रिंग फोर्स है। पूरा आ गया मोशन इन प्लेन तो देखिए बच्चों, आ गया सर्कुलर मोशन। हाँ फिर से सुन लीजिए, तीनों में रहता है। मेरी बात सुन लीजिए, सर स्प्रिंग फोर्स। सुन लीजिए, मैं फिर से बोल देता हूँ। सिलेबस आपका पेपर का क्या है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरा आ रहा है, ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब आप मोशन इन वन लाइन की, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की तैयारी रखिएगा। मोशन इन अ प्लेन आ रहा है। मोशन इन अ प्लेन में सर्कुलर मोशन मैंने नहीं पढ़ा है, सर्कुलर मोशन नहीं आएगा। फिर न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में सब कुछ आएगा माइनस सूडो फोर्स और स्प्रिंग फोर्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके जाइएगा। क्लियर है सबको? बंडी से सर्कुलर
मोशन इन स्ट्रेट लाइन हेलो ऐसे ग्राफ वाले मोशन मोशन जो ग्राफिकल फोर्स होते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से, हाँ ग्राफ वाला उन्होंने लिख रखा है, लेकिन आप लोग मान लो स्ट्रेट लाइन के भी एक आध सवाल आ गए जिसमें यूनिफॉर्म मोशन है तो कर लीजिएगा। बाकी हाँ लिखा उसमें वही है कि ये रहेगा आपका ग्राफ वाले सवाल और नॉन तो यूनिफॉर्म। आगे भी बोलिए बेटा, हेलो के आगे। सर उसमें स्प्रिंग फोर्स नहीं हुआ। स्प्रिंग फोर्स का नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। बच्चों आप लोग इतना क्यों पूछ रहे हो, फिर से मैं बता दे रहा हूं, जितना अभी तक पढ़ाया गया है, सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ाया गया तो मत पूछिए, नहीं आएगा। सूडो फोर्स मत पढ़िएगा, सूडो फोर्स नहीं आ रहा है। और स्प्रिंग फोर्स की भी डिस्कशन जितना मैं देख रहा था कि स्प्रिंग फोर्स के भी सवाल नहीं है तो वो रह जाएगा। बाकी आप फिर भी बेसिक F बराबर kx होता है इतना तो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा बाकी जो केसेस मैंने आपको पढ़ाए हैं वो कर लीजिएगा। फिर अब यही तो है सिलेबस, उसके अलावा आप लोग क्या मतलब। ठीक है क्या बेटा, कल आपके दो शुरू वाले क्लासेस नहीं थे? नहीं थे सर। अरे अच्छा, पता नहीं था बेटा। चलिए सूडो फोर्स पे आ जाते हैं बच्चों। बोलिए बेटा। ग्राफ वाला लेक्चर, अच्छा हाँ यार ग्राफ वाला लेक्चर तुम लोग का वैसे मैंने पढ़ा तो दिया है यार, आवाज का। चलो मैं अभी इसी संडे पे ठीक है। चलिए सूडो फोर्स में आ जाते हैं बच्चों। सूडो फोर्स कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन करा था, है ना। तो सूडो फोर्स में फिर से एक बार करा देता हूं आपको, मतलब एक बार फिर से शुरू से डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों सूडो फोर्स, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, आप लोग फटाफट से आंसर देने की कोशिश करना। तो सूडो फोर्स बच्चों रियलिटी में एग्जिस्ट करता है क्या? सूडो फोर्स रियलिटी में नो। तो सूडो फोर्स पढ़ते क्यों है बेटा? सूडो फोर्स क्या जरूरत हो गई सूडो फोर्स को पढ़ने की? हाँ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगाने के लिए सूडो फोर्स को पढ़ा जाता है। बोलिए सही है बेटा? यस सर। अच्छा नॉन इनर्शियल फ्रेम, आप सभी ने एक नाम लिया नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्या होता है बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम? यहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। हाँ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते हैं और एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, ऐसे फ्रेम्स को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। अच्छा बच्चों सूडो फोर्स केवल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा या इनर्शियल में भी कभी कभार आ सकता है कुछ केसेस में? आ सकता है सूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, या कभी नहीं आएगा? बोलना पड़ेगा बच्चों। इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स आ सकता है या इनर्शियल फ्रेम में सूडो कभी नहीं आएगा? हाँ, इनर्शियल फ्रेम में बच्चों सूडो फोर्स कभी नहीं आएगा। सूडो फोर्स मैंने आपको बताया ना कि सूडो फोर्स आया ही इसीलिए है ताकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा पाए। इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैसे ही सही आंसर देते हैं तो हमें जरूरत ही नहीं है सूडो फोर्स की, है ना। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सूडो फोर्स कभी नहीं आएगा। सूडो फोर्स हमेशा आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा। फिर बच्चों मैंने आपको सूडो फोर्स का फॉर्मूला भी बताया था। सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास किसका लेते हैं बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम। जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होते हैं उसका मास लेते हैं। और एक्सेलरेशन किसका लेते हैं बेटा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। और सूडो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? ऑपोजिट टू व्हाट? ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ व्हाट? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्चुअल में ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं, ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। देखिए बच्चों ऐसा भी हो सकता है जैसे ब्लॉक इधर रखा है ना, एक मान लीजिए ब्लॉक ऐसे, आप इस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहे हैं एक ऐसे फ्रेम से जो फ्रेम चल रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से, बट उसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ इस फ्रेम से जब ये देखेगा, यानी ऑब्जर्वर ए जब इस ब्लॉक को देखेगा तो इस ब्लॉक पे सूडो फोर्स किधर लगेगा? आगे की तरफ, बिल्कुल। हालांकि मोशन जो हो रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वो तो आगे की तरफ हो रहा है, बट एक्सेलरेशन इसका फ्रेम का पीछे की तरफ है तो उसपे सूडो फोर्स आगे की तरफ लगेगा। बोलिए ठीक है बेटा? ठीक। तो इतना बच्चों हम लोगों ने बेसिक डिस्कशन कर लिया था, फिर उस पर कुछ बेसिक सवाल करे थे, ये समझने की कोशिश करी थी कि सूडो फोर्स क्यों होता है और सूडो फोर्स की यूज करके किस तरह से आप
कैलकुलेशन कर सकते हो कैसे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी आप लगा सकते हो। खैर आगे बढ़ चलते हैं, बोलिए बेटा। तो सूडो फोर्स हमेशा एक्सीलरेशन की अपोजिट या फ्री बॉडी से रिलेट करता है? नहीं, आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखना है। सूडो फोर्स हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बस ये ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, सूडो फोर्स का इस बात से कोई मतलब नहीं होता है, सूडो फोर्स का, कि ब्लॉक क्या है, ब्लॉक क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। सूडो फोर्स का केवल जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस ब्लॉक के मास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन, इन दोनों चीज पे इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा। डायरेक्शन हमेशा जिस डायरेक्शन में फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा सूडो फोर्स लगेगा। सबको बात समझ में आ गई है? ठीक, चलिए बच्चों, सूडो फोर्स के थोड़े से आपको मैं अच्छे प्रॉब्लम्स कराता हूं, है ना। तो देखिए जो प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने कराने वाला हूं ये बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है ना। आप में से बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है पहले आपने देखे हो ये प्रॉब्लम, फिर भी मैं ये मानते हुए आपको समझाऊंगा कि आप लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं, आपको कुछ नहीं पता है, तब वैसे हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉब्लम देखिए आपको स्टैंडर्ड है, इनके रिजल्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। और बाकी रिजल्ट याद रखने और कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो तो मैं आपको समझाऊंगा ही। तो सॉल्व करते करते आप अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग इससे सीखेंगे, ठीक है। जैसे ये सवाल देखिए बच्चों, अ पेंडुलम ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ ट्रेन मूविंग विद एक्सेलरेशन a एज शोन इन द फिगर। तो फिगर कुछ इस तरह से बच्चों की, ये कार्ट है और कार्ट ये बच्चों इस तरह से कुछ, ये मान लीजिए ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे कुछ कार्ट मूव कर रही है, ठीक है, ग्राउंड पे कार्ट मूव कर रही है और इस कार्ट के पास कुछ एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो मान लीजिए एक्सेलरेशन ए है इस कार्ट के पास और ए एक्सेलरेशन से ये कार्ट आगे की तरफ मूव कर रही है। और बच्चों जो इसकी सीलिंग है यहां से एक बॉब या एक पार्टिकल लटक रहा है, ठीक है, मास m का एक पार्टिकल लटक रहा है। अगर आप इसको ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ एक्सेलरेट करेंगे तो बच्चों क्या होगा, ये जो बॉल है ये पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट होगी या आगे की तरफ डिफ्लेक्ट होगी? पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, बोलिए ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं आपके सामने दो ऑब्जर्वर ड्रॉ कर रहा हूं, आप में से किसी बच्चे को भी समझ में आ जाए तो आप जवाब दे सकते हो। एक ऑब्जर्वर बच्चों कार्ट के साथ बैठा है, यानी कार्ट के साथ मूव कर रहा है, और एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पे बैठ के सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए ऑब्जर्वर ए है, ये ऑब्जर्वर बी है, ठीक है। बच्चों इनमें इन दो ऑब्जर्वर में से कौन सा ऑब्जर्वर इनर्शियल है, कौन सा ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है? बिल्कुल, ये बहुत मार पड़ेगी तुम लोग को ऐसा जवाब दोगे तो। बी बैठा हुआ है एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, है ना, तो बी हो गया तुम्हारा नॉन इनर्शियल और ए हो गया तुम्हारा इनर्शियल, क्योंकि ग्राउंड पे है, ग्राउंड का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये इनर्शियल हो गया, ये नॉन इनर्शियल हो गया, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं आप इससे, तो आप लोगों ने कहा कि सर जो है जैसे ये एक्सेलरेट होगा आगे की तरफ ये ब्लॉक ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, बोलिए ठीक है ना, ये मान लीजिए ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं आप बी वाले से एक्सप्लेनेशन पूछूं कि बताइए भैया ये क्यों ऐसा डिफ्लेक्ट हो गया, मान लीजिए थीटा नॉट इसका डिफ्लेक्शन एंगल है, तो m मास का जो ब्लॉक है डिफ्लेक्ट हो गया, तो बी इसका एक्सप्लेनेशन क्या देगा कि क्यों डिफ्लेक्ट हुआ होगा, ये सूडो फोर्स की वजह से। और सूडो फोर्स किधर लगेगा बेटा? पीछे की तरफ, राइट। तो बेटा इस पे जो बी वाले से सवाल पूछा जाएगा कि बताओ ये ब्लॉक पीछे की तरफ क्यों डिफ्लेक्ट हुआ, तो ये कह देंगे कि भाई आगे की तरफ एक्सेलरेशन है, इस पे पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, सूडो फोर्स की डायरेक्शन बैकवर्ड्स होगी और जिसकी एफबीडी बनाते हैं उसका मास और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन, तो इतना सूडो फोर्स पीछे की तरफ लग गया होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अच्छा बच्चों ए क्या जवाब देगा, क्योंकि ए को भी तो पीछे वो डिफ्लेक्टेड दिखेगा, तो ए इसका क्या जवाब देगा कि ए क्यों डिफ्लेक्ट हो गया वो ब्लॉक? ये तो थोड़ा सा और उसको बताइए बेटा। इनर्शियल की वजह से पहले रेस्ट में तो फिर हाँ। मोशन में आ गए तो इसलिए बैकवर्ड में जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? नरनौल से भूमिका। भूमिका, बहुत बढ़िया जवाब। देखिए बेटा जो ए है ना ऑब्जर्वर,
ये इसके पास ये सहूलियत नहीं है कि ये सूडो फोर्स से जवाब दे पाए, है ना, क्योंकि सूडो फोर्स हमेशा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं आता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सूडो आता है। तो ये भाई साहब बता सकते हैं कि भाई सूडो लग गया पीछे, इनके पास सूडो वाली सहूलियत नहीं है, सूडो फोर्स नहीं लगा सकते क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये क्या जवाब देंगे कि क्योंकि पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहना चाहता है, ब्लॉक और ये पूरा कार्ट, तो जब इसको एक्सेलरेट किया जाता है आगे की तरफ, जब इसको आगे की तरफ एक्सेलरेट किया जाता है तो इनर्शिया की वजह से, क्योंकि ये तो रेस्ट पे रहना चाहता है, कार्ट आगे चली गई, ये रेस्ट पे रहेगा तो ये पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों एक चीज समझिएगा, ये जो थीटा है ये इक्विलिब्रियम एंगल है बच्चों, इक्विलिब्रियम एंगल। सर इक्विलिब्रियम एंगल क्या होता है? इक्विलिब्रियम का एंगल का मतलब बच्चों, इस पे जो फोर्स, इस एंगल पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे के सारे फोर्सेस जीरो हो जाएंगे, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है। अभी मैं आपको खैर इक्विलिब्रियम के बहुत सारे केसेस पढ़ाऊंगा अभी आगे कल वाली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली। तो इक्विलिब्रियम है बच्चों, है ना, थीटा इक्विलिब्रियम एंगल है। इक्विलिब्रियम का मतलब सारे फोर्सेस जीरो। अच्छा, मैं सारा का सारा कैलकुलेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करूंगा, तो सूडो फोर्स काउंट करके चलेंगे। तो बच्चों देखिए इसमें फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। एक तो टेंशन लग रहा है बच्चों इस तरह से कुछ, ठीक है, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, और उसके बाद एक सूडो फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ। मेरी बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरह से कुछ फोर्सेस लग रहे हैं। अब हमें निकालना है कि इक्विलिब्रियम एंगल कितना होगा, है ना, जिसपे ब्लॉक स्टेशनरी रहेगा। तो देखिए बच्चों, एक तो लामीज थ्योरम होती है, अभी मैं आपको पढ़ाया नहीं हूं, अभी मेरा इंटेंशन भी नहीं है कि आप लामीज थ्योरम यूज करें, है ना, अगली क्लास में हम लोग लामीज थ्योरम पढ़ेंगे। आप इसको ना बेसिक मेथड से कर लीजिए। बेसिक मेथड मतलब जैसे इक्विलिब्रियम में होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए बच्चों ये एंगल मैंने आपको बोला कि थीटा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो होगा, ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उस पे लगने वाले वाई एक्सिस के फोर्सेस और एक्स एक्सिस के फोर्सेस बैलेंस होना चाहिए। तो बेटा आप इस पे देखिए, तो इस पे एक्स एक्सिस के फोर्सेस अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस पे फोर्सेस एक तो आपका एम ए है सूडो, और दूसरा आ जाएगा तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स, टेंशन का कंपोनेंट, है ना, तो टेंशन का कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट इस टेंशन का कितना हो जाएगा बेटा, कोई बताएगा? टी कॉस थीटा, वेरी गुड। अब बच्चों चूंकि आपने टेंशन के कंपोनेंट्स ले लिए हैं तो इसका कोई रोल बचेगा नहीं, क्योंकि टेंशन के आपने कंपोनेंट्स ले लिए हैं, तो टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा बेटा? एमजी को। और टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा? हाँ, सूडो फोर्स को। टी साइन थीटा बराबर एम ए हो जाएगा। रेशियो लेंगे बच्चों, है ना, तो ये टेंशन से टेंशन कैंसिल, एम से एम कैंसिल, tan थीटा बराबर आ जाएगा बच्चों ए बाई जी, है ना, तो tan थीटा की वैल्यू ए बाई जी आ जाएगी। तो जो थीटा होगा एंगल मेड फ्रॉम द वर्टिकल बच्चों, थीटा बराबर tan इनवर्स ए बाई जी होगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं बच्चों, ये इक्विलिब्रियम एंगल है। जब मैं आपको वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ाऊंगा तब सेम केस के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी निकालेंगे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन नहीं है, ये इक्विलिब्रियम एंगल है कि अगर आप इसको ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करते रहोगे तो ये इस इक्विलिब्रियम एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर ए बाई जी। अच्छा बच्चों, अगर हमें इसमें टेंशन की वैल्यू निकालनी हो, टेंशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, डिफ्लेक्शन एंगल तो आ गया। कोई बच्चा मुझे अगर किसी के दिमाग में क्लिक कर रहा हो कि टेंशन की वैल्यू, देखिए एम ए तो इस तरह से है कुछ, और वेरी गुड। एक्चुअली बच्चों ये देखिए टेंशन की जो वैल्यू है, टेंशन कुछ इस तरह से लगेगा, है ना। तो टेंशन की अगर आपको वैल्यू निकालना है तो बच्चों एक चीज आपको क्लियरली दिख रही होगी कि जैसे आप इसको पैरेललोग्राम लॉ से आप जोड़ेंगे ना टेंशन और एमए को, तो आपको जो नेट रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। ये रिजल्टेंट आ जाएगा एमजी और एमए का, और यही जो रिजल्टेंट है एमए और एमजी का, यही तो टेंशन को बैलेंस कर रहा है ना। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा एमए और एमजी का वो टेंशन के बराबर होगा। क्योंकि एमए और एमजी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो जो टेंशन होगा वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एमए होल स्क्वायर प्लस एमजी होल स्क्वायर, बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो टेंशन बराबर आ जाएगा एम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। क्लियर है क्या बच्चों सबको? ठीक है, चलिए दो चीजें हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर इससे रिलेटेड कुछ सवाल कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
किसी को कुछ पूछना है, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। बोलिए। सर ये जो इक्विलिब्रियम एंगल है, मतलब जब बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो बॉडी हमेशा मतलब इसी एंगल पे रहेगी, इसका मतलब यही होगा। ओके सर। प्रैक्टिकली सोचने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप ऐसा मान लो कि एक्सेलरेशन हमेशा मेंटेन है, और जैसे आप बॉल को, जैसे मान लो कि कार्ट एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, आप पहले बॉल को ऐसा होल्ड करके रख रहे थे और कार्ट एक्सेलरेट कर रहा है, फिर धीरे से आपने बॉल को रिलीज करा, तो बॉल यहां पे नहीं रुकेगी, धीरे धीरे, मतलब ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आप यहां पे बॉल को रिलीज करोगे तो यहां पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगी वो, ठीक है। बाकी हाँ, रियलिटी में क्या होगा ना बेटा, कि आप मान लीजिए बॉल को ऐसा रिलीज करके कार्ड को एक्सेलरेट कर देंगे ना, तो वो एसएचएम करेगी, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, इसके अबाउट एसएचएम करेगी। हाँ, बट हमारे लिए बस अभी तो इक्विलिब्रियम एंगल निकालिए, जब एसएचएम और वर्क एनर्जी पढ़ाऊंगा तो फिर आपको और डिस्कशन करेंगे। हम्म हम्म। सवाल कह रहा है कि एक पेंडुलम है, उसको एक कार्ड के अंदर हम लोगों ने यहां से हिंज करके रखा है, ठीक है, इस पॉइंट ओ से हिंज करके रखा है पेंडुलम को। तो अगर हम कार्ड को ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करें टुवर्ड्स राइट, तो ये बैकवर्ड चले जाएगा, है ना, पीछे की तरफ चला जाएगा बॉब, क्योंकि एक सूडो फोर्स लगेगा। अगर इस फ्रेम से पूछें बी ऑब्जर्वर से, सूडो फोर्स लगेगा पीछे, उस सूडो फोर्स की वजह से वो थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है। तो इस पूरे डिस्कशन में हम लोग वही इक्विलिब्रियम एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम एंगल कितना होगा। तो उसके लिए क्या किया बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करी, mg नीचे, सूडो फोर्स पीछे, टेंशन इधर, टेंशन के दो कंपोनेंट टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा ma बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा mg को बैलेंस कर रहा है, दोनों लिखे, रेशियो ले लिया, tan थीटा बराबर a बाई जी आ गया, और टेंशन की टोटल फोर्स निकाल रहा है, तो ma और mg का जो रिजल्टेंट फोर्स है वही टेंशन को बैलेंस कर रहा है, तो टेंशन बराबर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो बच्चों हो जाए तो बताइएगा, फिर सवाल करेंगे कुछ। हो गया सर। ठीक ठीक। बच्चों जो लोग अभी भी लिख रहे हैं थोड़ा लिख लीजिए, फिर इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे ना, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे टाइप के सवाल बन सकते हैं, क्या करना है। ओके। बच्चों सवाल बोलो इसी पे एक, अगर रेडी हो तुम लोग तो। यस सर। ठीक, चलिए तो लिखे बच्चों, अ पेंडुलम ऑफ मास 2 kg। सर एक मिनट बताइए। अच्छा ओके। सर इसमें रिजल्टेंट समझ में नहीं आया, मैं एन स्क्वायर एम स्क्वायर। अच्छा चलिए, थोड़ा सा बेटा माइक क्लियर रहिएगा, थोड़ा बताइएगा मुझे, जैसे दो वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो आप इनका रिजल्टेंट कैसे लिखते हो? दो वेक्टर, इनके बीच का 90 डिग्री एंगल है, एक का मैग्नीट्यूड ए है, एक का मैग्नीट्यूड बी है, तो इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हो आप? सर आ गया सर। हम्म मैं हम्म।
ठीक। बच्चों एक सवाल कर लीजिए इसी पे, तो थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या है और कैसे हमको हैंडल करना है। सवाल कुछ ऐसा है बच्चों की, एक कार्ट है, ठीक है, और ये कार्ट बच्चों मान लीजिए कि ए एक्सेलरेशन, तो मैं कुछ आपको वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, ये कार्ट है और इस कार्ट के अंदर बच्चों एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम का मास 2 किलो है, ठीक है। सवाल में बच्चों ये बोला गया है कि आपको बताना है कि किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करें कि जो इक्विलिब्रियम एंगल है वो 30 डिग्री हो और इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। सवाल में बोला गया है कि इस कार्ड को किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करें कि ये जो पेंडुलम है इक्विलिब्रियम एंगल 30 डिग्री बनाए विद वर्टिकल, और इस सिचुएशन में टेंशन कितना होगा। ओके, जी की वैल्यू बच्चों 10 ले लीजिएगा, है ना, एक्सेलरेशन से 10/√3 है। ठीक। टेंशन 2√4। ओके, ओके। 40 40/√3। 40/√3, ठीक। एक्सेलरेशन 10/√3। एक्सेलरेशन 10/√3। चलिए बच्चों मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, और कितने बच्चों को वैसे आ गया है आंसर, एक बार हाथ उठा दीजिए, मुझे आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चल रहा है। ठीक, कुछ बच्चों का आ गया है, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग बच्चों थोड़ा सा देख लीजिए, थीटा 30 डिग्री बोला है और एक्सेलेरेशन की वैल्यू पूछी, तो बहुत आसान है बच्चों, tan थीटा बराबर a/g, अभी जस्ट मैंने आपको लिखवाया है, tan 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3 बराबर a/g, तो बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी g/√3, g की वैल्यू 10 ले लेंगे तो 10/√3 हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कितने बच्चों ने एक्सेलेरेशन सही से निकाल लिया था बेटा, एक बार हाथ उठाइए, एक्सेलेरेशन, वेरी गुड। अब दूसरा सवाल बच्चों टेंशन का पूछा गया है, तो टेंशन का भी फॉर्मूला लगा दो, m टाइम्स √a² प्लस g², टेंशन की वैल्यू हो जाएगी, m 2 किलो है, a की वैल्यू बच्चों 10/√3 मतलब 100 डिवाइडेड बाई 3, और g का स्क्वायर मतलब 100, तो देखिए बच्चों 2 अंडर रूट की वैल्यू हो जाएगी तो 300, 400 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो बच्चों यहां से 20 बाहर आ जाएगा, 20 और 2 मिलके 40 हो जाएंगे, 40 डिवाइड बाय √3 न्यूटन, इतना टेंशन आएगा। बोलिए क्लियर है सबको। यस सर। कितने बच्चों के दोनों वैल्यू सही थे, हाथ उठाइए एक बार, वेरी गुड। तो बच्चों यही स्टैंडर्ड ऐसे ही सवाल बनेंगे, है ना, अगर आपसे केस पूछा जाएगा तो यही केस बनेगा। एक और देख लीजिए बच्चों, कुछ बेसिक बेसिक सवाल और पूछ लेता हूं मैं आपसे, सबके बच्चों के आंसर आना चाहिए। द लॉज ऑफ न्यूटन्स आर एप्लीकेबल इन, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना बच्चों, न्यूटन के लॉज जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही वैलिड है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सर ऑप्शन सेकंड। सेकंड ऑप्शन क्लियर करेक्ट हो जाएगा ना बच्चों, tan इनवर्स a/g, है ना। तो अगर ट्रक राइट की तरफ एक्सेलरेट होगा तो बॉब पीछे लेफ्ट की तरफ आ जाएगा विद एन एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a/g, सही है बच्चों, ठीक है। एक सेकंड, ये देखिए बच्चों,
सेकंड ऑप्शन ओके सेकंड ऑप्शन बोलिए। सर इसमें एमएलएम पूरा है अभी मैंने यही चर्चा की है बेटा, पूरा नहीं आएगा। कनेक्टेड बॉडीज के मोशन मैंने पढ़ाए थे ना आपको, 7 केसेस पढ़ाए थे, वहीं तक आएगा। ऑप्शन सेकंड आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये सवाल मुझे थोड़ा सा, कोई बच्चा आप में से एक जने कोई भी समझा पाएगा कि सर हो क्या रहा है बेटा इसमें? कोई भी एक कि सर ये हो रहा है, ये सिचुएशन है, सवाल पढ़ने के बाद। इसके अंदर से एक बॉक्स है, उसके अंदर से एक बॉक्स रखा हुआ है, मास 1 केजी है। ठीक है, एक बॉक्स है ऐसा कुछ, और इसके अंदर एक पार्टिकल लटका हुआ है, इसका मास 1 kg है, ठीक है। सही बॉक्स आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से इस बार से जा रहा है। 10 मीटर पर सेकंड, ये किस तरह से हम इस कंक्लूजन में पहुंचे कि आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है? इसमें लिखा हुआ है Inside a horizontally moving box, an experimenter finds that when an object is placed on a smooth horizontal table and is released, it moves with an acceleration of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों देखिए, हो ऐसे रहा है कि जैसे मान लीजिए कोई कार्ट है जो मूव कर रहा है, इसके अंदर एक टेबल रख दी, और उस पे जब हम कोई ब्लॉक रख देते, कोई बॉक्स रख देते हैं, और फिर इस पूरी चीज को मूव कराते हैं मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो देखा गया कि जो एक्सपेरिमेंटर है जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, वो देखता है कि है ना, कि जो ऑब्जर्वर एक्सपेरिमेंटर इसके अंदर बैठा हुआ है, वो ऑब्जर्व करता है कि ये जो बॉक्स है ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पीछे की तरफ आ जाता है, ठीक है ना। तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पीछे की तरफ आता है। तो इस चीज से बच्चों हमें अंदाजा लग रहा है कि ये जो कार्ट है ये आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। मैं फिर से पढ़ देता हूं सवाल, देखिए। इनसाइड अ हॉरिजॉन्टली मूविंग बॉक्स एन एक्सपेरिमेंटर फाइंड्स, तो बच्चों जो पूरा हॉरिजॉन्टली मूविंग बॉक्स है उसके अंदर एक्सपेरिमेंटर बैठा है और वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल finds that when an object is placed on a smooth horizontal table and is released, it moves with an acceleration of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे ब्लॉक रख दिया जाए तो पीछे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करता है। तो ये इससे ये प्रूव हो गया कि जो बॉक्स है जो आगे की तरफ जा रहा है बच्चे, उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। In this box, if body of 1 kg is suspended with a light string, the tension in the string in equilibrium position will be। तो बच्चों टेंशन का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा, m अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो g की वैल्यू बच्चों इन्होंने सवाल में बोल रखी है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, है ना। तो बच्चों ये 10 रूट 2 आ जाएगी, 10 रूट 2 न्यूटन। बच्चों बात समझ में आई है सबको? यस सर। ठीक है, तो लैंग्वेज थोड़ा सा, हाँ बोलिए। एक बार पीछे वाले स्लाइड लगा। ठीक, लैंग्वेज बच्चों इस सवाल की थोड़ा सा मतलब हल्की सी कंफ्यूजिंग थी, बट होपफुली तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक, इस पे और बच्चों हम लोग सवाल करेंगे। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा ये लीजिए बच्चों, अगली हेडिंग डाल दीजिए। अगली हेडिंग क्या मतलब बच्चों, अगला सवाल ही है, वो भी सूडो फोर्स का ही है। सर इसके अंदर वो रुक जाइए भैया, एक एक करके, है ना, एक साथ दोनों स्लाइड्स नहीं लग सकती, रुक जाइए पहले इसमें बताइए क्या समस्या। हाँ तो जो सेकंड ऑप्शन में tan इनवर्स है ना, वो हाँ हाँ a by हाँ, तो g by a होना चाहिए ना। नहीं, tan थीटा बराबर a बाई जी मैंने आपको बताया ना, tan थीटा बराबर a बाई जी बताया, तो थीटा बराबर tan इनवर्स a बाई जी हो जाएगा। ओके सर। सर बोलिए। सर जैसे कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर नॉन इनर्शियल था और जो ग्राउंड पे था वो इनर्शियल था। सर ऐसा क्यों हुआ? नहीं, फिर से बोलिए, नहीं समझ में आया। सर जैसे कोई मूविंग जैसे ट्रक था, उसमें अगर कोई वो है तो वो नॉन इनर्शियल है, राइट, और जो ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है वो इनर्शियल। राइट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन क्या होती है, जो जिसका एक्सेलरेशन जीरो, राइट। तो कोई ग्राउंड पे खड़ा है तो ग्राउंड तो जीरो एक्सेलरेशन का है ना, तो अगर ग्राउंड जीरो एक्सेलरेशन है तो इसका भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, है ना। आप कोई एक्सीलरेटेड फ्रेम में खड़ा है तो जो फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा वो इसका फ्रेम होगा, वो इसका एक्सेलरेशन होगा, तो ये मतलब इसका नॉन जीरो एक्सेलरेशन तो नॉन इनर्शियल, इसका जीरो एक्सेलरेशन तो इनर्शियल। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो है तो नॉन इनर्शियल। हाँ, एक्सेलरेशन जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो तो इनर्शियल, एक्सेलरेशन नॉन जीरो तो नॉन इनर्शियल, नॉन ओके, जीरो मतलब इनर्शियल, नॉन जीरो नॉन इनर्शियल, ठीक है।
Yes, sir. चलिए बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, सारे रेडी है ना? अगला सवाल देखिए। इतना क्या समय लगता है तुम लोग को? 3-4 लाइन लिखने में भी इतना समय लगाते हो बच्चों तुम लोग, अच्छी बात है क्या ये बताओ? मुझे लग रहा है पक्का गोल्डन, सिल्वर और रेनबो कलर से लिखा जाता है ये, मैं पूरा विश्वास है तुम्हारी क्लास में 90% बच्चे लिखते होंगे, हरा, नीला, गुलाबी और गोल्डन कलर। कौन कौन यूज करता है ईमानदारी से बताओ बच्चों, झूठ नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, सबका अलग अलग है। देखो झूठ बोल रहे हैं सब, यूज करते हैं। बायो में तो करते होगे ना बच्चों, बायो में भी नहीं करते हो? सर ये करते हैं बायो में करते हो ना? सिर्फ बायो में करते हो, ठीक है, क्योंकि वहां तो मैं तुम लोग का एक बार जैसे ग्रुप में मैं एडेड हूं ना, तो वहां पे नोट्स शेयर होते हैं, तो मैं देखता हूँ मतलब सर और मैम लोगों की बहुत अच्छी उसमें ड्राइंग होती है, पूरा प्रॉपरली हर चीज ड्रॉ करते हैं। बच्चों एक चीज बताओ, जैसे उसमें कोई भी डायग्राम बना, मान लो बॉटनी में पत्तियों का है या जूलॉजी में कोई ऑर्गन है, तो उसमें सारे तुम लोग जैसे 2 साल पढ़ते हो तो तुम्हें सारे टिश्यू इशू के नाम याद हो जाते हैं कि इस ऑर्गन में ये टिश्यूज होते हैं या ये इनका फंक्शन होता है, सब याद, पूरी याद हो जाती है? नहीं नहीं नहीं, फिजिक्स फिजिक्स तो मतलब उसमें याद करने के जैसे उतनी जरूरत नहीं है। मैंने देखा था मेरे बड़े भैया जो थे वो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनकी जूलॉजी की बुक मैं देखा था, वो भाई साहब, और उस समय जब वो तैयारी कर रहे थे, तो अभी तो तुम लोग का नीट हो गया है, एक एग्जाम से सब जगह हो जाओ, लेकिन उस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अलग होता था, बीएचयू का अलग होता था, जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज होते थे वो अपना अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराते थे, तो उनकी जूलॉजी की बुक देखा था यार भाई, वो भाई साहब बहुत कम से कम, ये मैं बिल्कुल भी, आप ये मत सोचो कि मैं थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूं, तुम लोग को तो पता ही होगा, इतनी मोटी जूलॉजी की बुक थी वो, एनसीईआरटी नहीं थी, कोई और पब्लिकेशन था, बट वो अच्छी अच्छी मोटी किताब थी। तुम लोग की जूलॉजी के कितने पार्ट चलते हैं एनसीईआरटी में? जूलॉजी के एनसीईआरटी के 2 पार्ट है, और बॉटनी के? राइट, तो बॉटनी के कितने, बॉटनी की कितनी किताबें हैं? 2? अच्छा अच्छा, ओके ओके, गॉट इट। हाँ राइट, हाँ मतलब बहुत कंसाइज लिखते हैं एनसीईआरटी में ना। लेकिन सवाल तुम लोग के एनसीईआरटी से ही मोस्टली बनते हैं ना सारे? फिजिक्स की एनसीईआरटी देखो कुछ चैप्टर पढ़ने चाहिए, है ना, जैसे जैसे इस बार एक सवाल आ गया था मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है, तो उसमें रिसेंटली एक लाइन उन्होंने छोटी सी चेंज कर दी थी, अब उन्होंने उस लाइन पे सवाल पूछा, तो कुछ चैप्टर पढ़ने चाहिए। जैसे मैकेनिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैकेनिक्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं आएगी जो आपको एक लाइन दे के परेशान कर सकते हैं। कुछ चैप्टर पढ़ने चाहिए, जैसे मॉडर्न फिजिक्स मैं कहूंगा कि आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, जब पढ़ाऊंगा तो मैं समझाऊंगा। मैकेनिक्स में जरूरत नहीं है, तो जब जो चैप्टर आएगा उसी हिसाब से हम लोग कॉल लेंगे कि पढ़ना चाहिए नहीं। आप इसमें तो जितने ज्यादा सम्स लगा लो, जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो, उतना ठीक है। आ जाओ बच्चों, देखो क्या पढ़ सकते हैं बच्चों, लेकिन आपके पास देखिए समय लिमिटेड है। मैं जनरली बच्चों को यही सलाह देता हूं, देखिए पढ़ना तो सबसे अच्छा होता है, मतलब ये तो सबसे अच्छी आदत है, अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो दुनिया में उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। लेकिन जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो इतनी सारी चीजें पढ़नी होती है, इतना सारा प्रिपरेशन करना होता है, तो बच्चों से टाइम मैनेज नहीं हो पाता। तो वहां फिर हम लोग बोलते हैं कि भाई आप लोग को ना बहुत ज्यादा नहीं, आप क्लास नोट्स पढ़ लो, क्लास में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं वो लिख लो, डीपीबी सॉल्व कर लो, फिजिक्स के लिए उतना सफिशिएंट। चलिए आ जाइए बच्चों, अब बातें नहीं, थोड़ा सा, हाँ शॉर्ट नोट्स आप बनाते चले तो बढ़िया है। शॉर्ट नोट्स का मतलब फिर शॉर्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि फिर पूरा चैप्टर आप फिर से लिख दो, 1 पेज में 1.5 पेज में आपका चैप्टर लिख जाए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हाँ वो लास्ट टाइम में हेल्प करेगा। आ जाओ, अभी तो तुम लोग इधर देखो बोर्ड पे, बोला गया बच्चों, व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द वेज सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास m kept on the wedge remains at rest with respect to wedge। बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है बच्चों, गारंटीड है, अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से कहीं से तैयारी करी होगी तो जरूर आपने ये सवाल सॉल्व किया होगा। तो मैं भी आपको बच्चों ये सवाल पूरा एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, ऐसा मानते हुए कि तुम लोगों को कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। और
इसी पे बच्चों एक दो सवाल करेंगे और इससे मिलते जुलते भी कुछ सवाल करेंगे जहां पे कॉन्सेप्ट का यूज होगा, तो आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है बच्चों कि कैपिटल एम पे एक स्मॉल एम रखा हुआ है और स्मूथ सरफेस है, ठीक है। बच्चों अगर आप इस कैपिटल एम को स्टेशनरी कर दें, दोनों साइड क्लैंप कर दें, और आप ये चाहें कि कैपिटल एम मूव ना करे, ठीक है, आपने इसको दोनों साइड क्लैंप कर दिया, कैपिटल एम मूव नहीं करा रहे हैं, तो बताइए स्मॉल एम मूव करेगा या स्मॉल एम मूव नहीं करेगा? बोलिए, सोच समझ के आंसर दीजिए। ये स्मूथ सरफेस है बेटा, ये स्मूथ सरफेस है कैपिटल एम की, उसमें स्मॉल एम रख दिया है, कैपिटल एम को क्लैंप कर दिया, मतलब कैपिटल एम नहीं कहीं जा सकता। अब आपसे सवाल में पूछा गया है, ये सिचुएशन को रेस्ट पर से रिलीज कर दिया गया, बताओ स्मॉल एम मूव करेगा कि नहीं करेगा बेटा? करेगा। वेरी गुड। और किस डायरेक्शन में मूव कर, किस डायरेक्शन में मूव करेगा बेटा? डाउनवर्ड। क्या अलोंग द इंक्लाइन मूव करेगा बच्चों? ऐसा? ठीक है। तो अगर आपने इस ब्लॉक को दोनों कैपिटल एम को दोनों साइड से क्लैंप कर दिया और कैपिटल एम को नहीं मूव करा रहे हैं, स्मूथ सरफेस में आप स्मॉल एम रिलीज कर देंगे, तो बच्चों बहुत ऑब्वियस सी बात है, ऐसा स्लाइड करता हुआ नीचे आ जाएगा, सही है ना? अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम कह रहे हैं कि आप ना कैपिटल एम इज फ्री टू मूव, है ना, कैपिटल एम आपका मूव करने के लिए फ्री है, आप इसको चाहे जिस एक्सेलरेशन से चाहे जिस डायरेक्शन में ले जाओ, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो स्मॉल एम है वो कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में मूव ना करे। मतलब कहने का, मान लीजिए बच्चों इसकी हाइट h है, इस स्मॉल एम मान लीजिए h हाइट ऊपर है, या जो भी जितना भी हाइट ऊपर है, ये हाइट डिक्रीज ना हो, मतलब ये स्मॉल एम स्लाइड ना करे कैपिटल एम पे, ठीक है। आप फ्री हैं, आप कैपिटल एम को किसी भी डायरेक्शन में ले जाइए, आप इधर ले जाइए, आप इधर ले जाइए, बस एक चीज होनी चाहिए कि स्मॉल एम मूव ना करे विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम। क्या बच्चों सवाल सबको क्लियर है? अच्छा बच्चों एक लॉजिकल बात सोच के बताइए, जो आपको फील आ रही है, इतना पढ़ चुके हैं हम लोग, आप मुझे बताइए कि कैपिटल एम को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए ताकि स्मॉल एम का कैपिटल एम पे स्लाइडिंग रोकी जा सके? बच्चों राइट के साइड ले जाना चाहिए, लेफ्ट के साइड ले जाना चाहिए? राइट के साइड में। ये तो सारे बच्चों को क्लियर है कि सर जिस भी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करें, बस एक चीज का ध्यान रखिए, राइट साइड ही एक्सेलरेट होना चाहिए, क्योंकि अगर सर आपने लेफ्ट के साइड एक्सेलरेट कर दिया तो कांटेक्ट छूट जाएगा, तो स्लाइड कर ही जाएगा। बोलिए ठीक है? ठीक है। तो मान लीजिए बच्चों की जो कैपिटल एम है ना, हम उसको राइट के साइड में एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है। बच्चों जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स आए कि आपको बोला जाए कि यार सारी चीजें स्मूथ हैं और आप बताओ कितना एक्सेलरेशन लगाएं कि सिस्टम मूव ना करे, या बड़ा छोटा वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में मूव ना करे, या दोनों ब्लॉक में रिलेटिव मोशन ना हो, कभी इस टाइप के स्टेटमेंट्स आए तो आप क्या क्या करो बच्चों, मान लिया करो कि एक्सेलरेशन ए होगा, ठीक है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट की तरफ मूव कराएंगे राइट की तरफ? बच्चों ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपको राइट की तरफ ही, मतलब जैसे आप लोगों ने बता दिया कि सर राइट की तरफ ही ले जाएंगे, ठीक है। बच्चों अगर आप लेफ्ट की तरफ ले जाओगे ना तो ये एकदम फ्री फॉल वाली सिचुएशन आ जाएगी, कांटेक्ट छूट जाएगा, गिर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो तरीका एक ही है कि राइट के साइड ले जाए, ठीक है। उसके बाद क्या किया करो, आप इस बड़े वाले ब्लॉक के फ्रेम में पहुंच जाया करो, ठीक है। तो पहला स्टेप ये है कि आप डायरेक्शन डिसाइड कर लो, दूसरा स्टेप ये है कि आप बड़े वाले ब्लॉक के फ्रेम में पहुंच जाओ, बड़े वाले ब्लॉक के फ्रेम में पहुंच के आप ये जो छोटा वाला मास एम है इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। तो देखो बच्चों एम है ना, सबसे आसान हमारा ग्रेविटी होता है, तो ग्रेविटी ड्रॉ कर देते हैं, ग्रेविटी नीचे की तरफ mg। उसके बाद बच्चों और बताइए, थोड़ा मदद करिए, और कौन से फोर्स लग रहे हैं बेटा? नॉर्मल, एब्सोल्युटली, वेरी गुड। और बच्चों क्या लगेगा? सूडो फोर्स। तो बेटा सूडो राइट की तरफ लगाना चाहिए, लेफ्ट की तरफ लगाना चाहिए? क्यों बेटा लेफ्ट की तरफ क्यों लगवा रहे हो आप लोग सूडो फोर्स? एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो पूरे प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन इस साइड है, आप इस प्लेटफॉर्म में खड़े हो, सूडो फोर्स इसके ऑपोजिट लगेगा। बोलिए ठीक है बच्चों? अच्छा एक चीज बच्चों समझिए कि जो ये तीनों फोर्स लग रहे हैं, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। अब आप इस कैपिटल एम में बैठ के स्मॉल एम को देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये जो स्मॉल एम है ये मूव नहीं करना चाहिए, ये रेस्ट पे रहना चाहिए। ये रेस्ट पे तभी होगा बच्चों जब इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना आ जाए, बताओ बेटा? 0 हो जाए, ठीक है, तभी तो रेस्ट पे रहेगा, अदरवाइज मूव कर जाएगा। बोलिए ठीक है? तो अब देखिए रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है तो यहां पे देखिए थोड़ा सा,
ये एंगल कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं सिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये एंगल थीटा, ठीक है, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। क्लियर है ना सबको? ठीक है, ये थीटा तो ये थीटा। अब उसके बाद आप चाहो तो इसको एक्सटेंड कर लो, ठीक है। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो बेटा ये एंगल भी थीटा होगा। बोलिए ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता बच्चों तो आप देखो mg को एक्सटेंड कर लो, ठीक है। ये थीटा, ये एंगल 90, तो बेटा ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं आपको, लेकिन एंगल लिखना आना चाहिए आपको, हर एक एंगल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बच्चों, अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपोनेंट्स लेंगे तो अलोंग इंक्लाइन प्लेन जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा बच्चों? mg cos या mg sin? अलोंग इंक्लाइन mg sin, ठीक है। जिन बच्चों को भी कंपोनेंट लेने में दिक्कत है बेटा ध्यान रखिए, जिस एक्सिस से एंगल दिया है उसके ऑपोजिट साइन आएगा, और जिस एक्सिस से एंगल दिया है उसके अलोंग हमेशा कॉस आएगा। तो देखिए ये थीटा इस एक्सिस से गिवन है, तो इसके अलोंग आ जाएगा mg cos थीटा। बोलिए ठीक है बच्चों। उसके अलावा देखिए, तो mg के आपने कंपोनेंट्स ले लिए, तो ये बच्चों आउट ऑफ डिस्कशन हो गया, अब इस पे आप लोग को फोकस नहीं करना। ये फोर्स चला गया, mg sin थीटा इधर, mg cos थीटा इधर। अब ma के भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक ma, ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा बच्चों? ये वाला ma cos थीटा हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ma sin थीटा किधर आएगा फिर? ma cos थीटा करिए। हाँ तो बच्चों देखिए, इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स आ जाएगा जिसकी वैल्यू होगी ma sin थीटा। बोलिए ठीक है। ठीक है। तो बच्चों अगर आप चाहते हो कि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे, तो चूंकि इस ब्लॉक, जैसे आप यहां पे खड़े हो गए, तो इस ब्लॉक के स्लाइडिंग के चांसेस केवल अलोंग द इंक्लाइन ही हैं, और कोई चांस नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि इधर उड़ जाएगा अपने आप, ऐसा नहीं हो सकता। केवल एक ही चांस है कि ये ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन ही तो स्लाइड कर सकता है। बोलिए। तो अगर आप चाहते हो कि अलोंग इंक्लाइन स्लाइड ना करे बेटा, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बैलेंस होना चाहिए। बोलिए ठीक है। तो mg sin थीटा जो है वो बराबर होना चाहिए ma cos थीटा के, ठीक है। तो यहां से m कैंसिल हो जाएगा, और tan थीटा बराबर a बाई जी बच्चों यहां से भी आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा बराबर tan इनवर्स a बाई जी यहां के लिए भी करेक्ट होगा। बोलिए ठीक है। उसके अलावा बच्चों अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि बेटा नॉर्मल का बता दो, नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी यहां पे? थीटा बराबर tan इनवर्स ma, हाँ, नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों इस केस में फिर? mg cos थीटा प्लस ma sin, ठीक है, ये हो जाएगी। और बच्चों एक और तरीके से देखिए नॉर्मल निकाल सकते हैं, अगर आप पार्टिकल की ओरिजिनल एफबीडी पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो बेटा mg इधर लग रहा था, है ना, और ma इधर लग रहा था, यही तो फोर्सेस थे ना, mg ma, और नॉर्मल इधर लग रहा था। बोलिए ठीक है। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम को देख के आपको लगता है क्या कि नॉर्मल की वैल्यू एक तरीके से और निकाली जा सकती है? बोलिए ठीक है बच्चों। क्योंकि दो वेक्टर, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स a बाई जी है। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे इस पे। बच्चों अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो ना, तो आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से अपने मन से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। जहां पे आप अटक जाओ, आपको लगे कि यार थोड़ा हेल्प लेने की जरूरत है, फिर आप बोर्ड की हेल्प ले लो, अदरवाइज खुद से कर लो।
बच्चों हो गया क्या? बढ़ चलें आगे? नो सर। लिखिए। ठीक। बच्चों एक सवाल लेंगे हम लोग इसी पे। ठीक। बच्चों एक सवाल लेते हैं इस पे ना, थोड़ा सा तुम लोग को आइडिया लगेगा। एक बहुत बेसिक सा सवाल ले रहा हूँ, गड़बड़ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा है। सवाल में बच्चों ये है कि एक इंक्लाइन प्लेन है और उस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लीजिए बच्चों इंक्लाइन प्लेन का जो मास है वो 4 kg ले लेते हैं, और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास बच्चों 1 किलोग्राम है। ठीक है, और ये जो ब्लॉक है ये फ्लोर पे रखा हुआ है कुछ इस तरह से। ठीक है, स्मूथ फ्लोर है। थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। सवाल में पूछा गया बच्चों कि इस पूरे ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएं such that 1 kg does not slip on 4 kg। कितना फोर्स लगाना चाहिए such that 1 kg 50√3। ओके 50√3। ओके, नॉर्मल भी निकाल देना बच्चों। ए पार्ट और बी पार्ट, नॉर्मल अप्लाइड बाय बिगर ब्लॉक ऑन द स्मॉलर वन। पहले तो बताना बच्चों आपको कितना फोर्स लगाएं कि जो छोटा वाला ब्लॉक है वो बड़े वाले ब्लॉक पे स्लाइड ना करे, फिर वो आ जाए तो फिर बताइएगा कि बताइए उस एक्सलेशन पे नॉर्मल कितना लगेगा। 28 नॉर्मल आ रहा है सर। ओके, ठीक। तो बच्चों नॉर्मल ओके 50√3 न्यूटन 50√3 नॉर्मल आ रहा है या फोर्स आ रहा है? फोर्स। ओके ओके, फोर्स आ रहा है 25 × √3। 25√3 आ रहा है फोर्स। 40√3 है ओके सर। फोर्स नॉर्मल आ रहा है 80। ओके, नॉर्मल 20 नॉर्मल 20 आ रहा है। चलिए तो बच्चों कितने बच्चों ने निकाल लिया, एक बार हाथ उठा दिए तो मुझे आइडिया लग जाए। चलिए काफी सारे बच्चों का हो गया, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों सबसे पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो एक्सलेरेशन निकालना होगा। ठीक है, कि किस एक्सलेरेशन से इस ब्लॉक को एक्सलेट करें ताकि वो स्लिप ना हो। तो बच्चों एक्सलेरेशन निकालने के लिए आपको पता है कि tan थीटा बराबर a/g यूज करना होगा। तो tan थीटा, थीटा की जगह 60 रख देंगे बच्चों, तो tan 60√3 हो जाएगा, √3 a/g। तो a की वैल्यू बच्चों 10√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। आप सबके भी आ गई थी बच्चों ये a की वैल्यू। ठीक, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जो फोर्स होगा वो फोर्स बच्चों दोनों ब्लॉक को एक्सेलरेट कर रहा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगा के पूरी चीज को धक्का देंगे तो इसको और इस ब्लॉक 1 kg को दोनों को एक्सेलरेट कर रहा होगा।
और बच्चों एक चीज और ध्यान देने वाली ये है, क्योंकि जो 1 kg वाला ब्लॉक है वो 4 kg पे स्लिप नहीं कर रहा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो 1 kg वाला ब्लॉक है वो 4 kg पे स्लिप नहीं कर रहा, मतलब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। मतलब बच्चों जो एक्सेलरेशन 4 kg का होगा आगे की तरफ, वही एक्सेलरेशन 1 kg का भी होगा आगे की तरफ। बोलिए मानते हो? क्योंकि एक दूसरे पे रिलेटिव मोशन है। तो आप ऐसा मान सकते हो कि एक्चुअल में ये ब्लॉक कुछ और नहीं, बल्कि बच्चों एक 5 kg का एक बड़ा ब्लॉक रखा हुआ है। बोलो ठीक है? यस सर। है ना, 5 किलो का एक बड़ा सा ब्लॉक रखा हुआ है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। जब एक्सेलरेशन सेम होते हैं तो उनको एक ही बॉडी का हिस्सा मान सकते हैं। तो 5 किलो का एक ऑब्जेक्ट है और इस पे हम लोग बच्चों को जिस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, एफ फोर्स, और इस फोर्स की बदौलत बच्चों इसमें जो एक्सेलरेशन आगे की तरफ आ रहा है वो 10√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। तो जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो आंसर 50√3 न्यूटन आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने बताया भी था आंसर। कितने लोग आ गया था 50√3? हाथ उठा दो जरा। बहुत बढ़िया बच्चों, जिनका गड़बड़ था वो क्लियर हुआ क्या? आप एक्सप्लेन कर पाओगे ना? अच्छा अच्छा, ओके, मतलब 1/√3 ले लिया था क्या? ओके बच्चों, अगला सवाल आपसे पूछा गया कि ठीक है ये सब कैलकुलेशन हो गया, नॉर्मल बता दो कि ब्लॉक कितना लगाएगा। तो नॉर्मल की वैल्यू बच्चों मैंने आपको निकाली, बताया था कि m√g² प्लस a² हो जाएगा। तो m की वैल्यू बच्चों 1 किलोग्राम है, तो 1 रख दो, और √g² प्लस a², तो g का बच्चों वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर 100, और a का स्क्वायर हो जाएगा 10√3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 300। 300 और 100 बच्चों हो जाएगा 400, स्क्वायर रूट के अंदर बाहर आएगा 20, तो 20 न्यूटन बच्चों, हाँ 20 न्यूटन नॉर्मल आ जाएगा। कितने बच्चों का आ गया था 20 न्यूटन नॉर्मल? हाथ उठा दो जरा। बहुत बढ़िया। क्या बच्चों सवाल समझ में आया आप सभी को? चलिए एक और इसी का मिलता जुलता थोड़ा सा एक स्टेप आगे रहेगा इससे, जब भी रेडी हो बताना, फिर सवाल लिख दूंगा मैं। ठीक, लिख दूं सवाल? घबराइएगा नहीं बच्चों, है ना। देखिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सवाल दिखने में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि बहुत सारी चीजें हैं, बट बहुत आसान है, आप सारे कर लोगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना बस, और कुछ नहीं। सवाल कुछ ऐसा है बच्चों की एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, ग्राउंड पे रखा हुआ है, और इससे बच्चों हम लोगों ने एक रोप अटैच कर दी है, और ये रोप एक पुली से पास हो रही है। तो ये रोप जो है बच्चों पुली से पास हो रही है, और इस रोप का जो अगला एंड है एक ब्लॉक से अटैच कर दिया गया है, ठीक है। सबके मासेस आपको गिवन है। इसका मास मान लेते हैं हम स्मॉल m है। ये जो एंगल है बच्चों ये 45 डिग्री है, और कैपिटल M का मास मान लीजिए 10 किलो है, और इस पे जो छोटा मास रखा गया बच्चों इसका मास 2 kg है। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आपको बताना है बच्चों कि m कितना रखें, m की वैल्यू कितना हो कि जब हम सिस्टम को छोड़ें तो 2 kg 10 kg पे स्लिप ना करे, ठीक है। तो आपको बताना है कि m की वैल्यू कितनी रखें, कम से कम m की वैल्यू कितनी रखें, मिनिमम वैल्यू ऑफ m कितनी होनी चाहिए, सच दैट 2 kg डज नॉट स्लिप ऑन 10 kg, ओके 12 kg, ओके। ट्वेल्व के जी बच्चों, आप सारे कर सकते हो, सवाल में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको तकलीफ में डाल सकती है।
12 kg. ओके 12 ठीक। कितने बच्चों का हो गया बच्चों सवाल सॉल्व? एक बार हाथ उठा दो तो आइडिया लग जाए। ओके कुछ बच्चों का हो गया है, ठीक है। 12. ओके चलिए ठीक। बच्चों चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। आप मुझे बता दो, जैसे आप चाहते हो कि 2 kg पे जो जो 2 kg और 10 kg पे स्लाइड ना करे, इसके लिए बच्चों इसको फॉरवर्ड एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। बोलिए मानते हो? अब ये कैसे आ गया? तो बेटा tan 45 बराबर a बाई जी, tan थीटा बराबर a बाई जी। tan 45 की वैल्यू 1, तो a वैल्यू बराबर g के होनी चाहिए, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये पूरा सिस्टम ना आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना चाहिए। अच्छा बच्चों, इस पूरे सिस्टम को आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कौन ले जा सकता है? बोलिए। टेंशन। तो फोर्स, अब चूंकि बच्चों इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन तो सेम है, तो टेंशन बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलिए ठीक है। तो मास तो बेटा 12 हो गया, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा तो दोनों को एक ब्लॉक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो मास 12 हो गया और एक्सेलरेशन 10 है, तो क्या बच्चों टेंशन की वैल्यू 120 न्यूटन होनी चाहिए? बोलिए ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर ये 10 से आगे की तरफ जा रहा है तो तुम्हें क्या लगता है ये किससे जाएगा? बच्चों अगर ये 10 से आगे की तरफ जा रहा है तो ये किससे नीचे की तरफ जाएगा? 10 से। बोलिए ठीक है ना बेटा। अच्छा, और टेंशन बच्चों इधर है तो सेम ही टेंशन होगा या टेंशन की वैल्यू अलग हो जाएगी? सेम होगा। वो बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, मेरे ड्राइंग में थोड़ा सा अलग है, बाकी वो है वो सेम थ्रेड, तो टेंशन यही रहेगा। बच्चों अगर हम इस m के टर्म्स में टेंशन की वैल्यू निकालें तो आपको क्या लगता है कि टेंशन कैसे लिखेंगे हम लोग? टेंशन बराबर क्या लिखना चाहिए? m इंटू जी इफेक्टिव, है ना? तो जी इफेक्टिव कितना रखेंगे बच्चों यहाँ पे? जी माइनस, एक सेकेंड, टेंशन की वैल्यू जी माइनस ए, टेंशन की वैल्यू जी माइनस है बच्चों या जी प्लस है? एक सेकंड रुक जाओ जरा, माइनस हो जाए। हाँ तो एम जी, है ना? तो एम जी माइनस टेंशन बराबर एम ए, है ना? यार ये गड़बड़ क्यों आ रहा है? 0 आ जाएगा ना टेंशन? तो 10 मीटर, एक सेकंड, हाँ हाँ हाँ, सर जो फोर्स इसकी होगी वही फोर्स सर वो फिर इसको टेंशन की बराबर इसमें एक्सीलरेशन ना हो नहीं पूरा से आप लोग पहले बोल लीजिए फिर मैं बोलता हूँ। हाँ बोलिए, और कोई कुछ सजेस्ट करना चाहता है? एक एक करके लेकिन बोलिए, है ना? हाँ बोलिए बेटा। टेंशन की वैल्यू जो है, चूंकि इस पूरे ब्लॉक का, इस पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, हम पर कुछ पॉइंट मिस तो नहीं कर रहे। तभी ये पूरी चीज रेस्ट पे रहेगी जब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, जी 45 डिग्री। बोलिए सही है ना बच्चों यहाँ तक? नहीं नहीं, इस रस्सी की वजह से ही एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है? ये जो टेंशन लग रहा है इसकी वजह से ही आगे की तरफ एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है? हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं। तो टेंशन आगे की तरफ इस पे लग रहा है, तो जो टेंशन की वैल्यू होनी चाहिए वो 120 न्यूटन होनी चाहिए, है ना?
तो 120 न्यूटन से आप इसको खींचेंगे तो ये रेस्ट पे रहेगा पूरा सिस्टम। अब जो एक्सेलरेशन इसका है वही एक्सेलरेशन ब्लॉक का होना चाहिए। तो नहीं, एक्चुअली बेटा ये नहीं रुका हुआ है, ठीक है, मतलब ये पूरा सिस्टम नहीं रुका हुआ है, मेरी बात जरा ध्यान सुनिए, ये पूरा सिस्टम नहीं रुका हुआ है, ठीक है, ये पूरा सिस्टम नहीं रुका हुआ है, ये पूरा सिस्टम तो मूव कर रहा है आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये वाला ब्लॉक बस रुका हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? हाँ, तो इसको आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाना पड़ेगा, ठीक है, तब ये पूरा फ्री फॉल की कंडीशन नहीं होगी। तो इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे सकता है हमारा टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन 120 न्यूटन। अब यही टेंशन इसको मिलेगा हमारे ब्लॉक को, तो अगर हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो जीरो क्यों आ रहा है इसका थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। तो mg नीचे की तरफ और टेंशन ऊपर की तरफ, mg माइनस टी बराबर ma, तो टेंशन बराबर m टाइम्स g माइनस a, तो टेंशन तो हमारा 120 आ रहा है, ठीक है, m की वैल्यू निकालनी है और ये हो जा रहा है 0, है ना, g माइनस a 0, तो ये तो मैच टेंशन आगे की तरफ ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, मतलब ये फ्री फॉल होगा, राइट सर वो 10 मीटर से नीचे जाएगा नहीं, ग्रेविटी नहीं नहीं नहीं, जो फोर्सेस लग रहे हैं वो तो लगाने पड़ेंगे ना, ठीक है, टेंशन लग रहा है, mg लग रहा है, और नीचे की तरफ अब इसका जो नेट एक्सीलरेशन है ना बेटा, नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा सुनो, मैं इसका एक्सप्लेनेशन तुमको देता हूं क्यों हो रहा है ये, मेरी बात जरा ध्यान सुनना। बच्चों एक चीज बताओ, बहुत ध्यान सुनना, ठीक है, चूंकि मैंने वैल्यूज मुझे 45 डिग्री नहीं लेनी चाहिए थी, खैर मैं बताता हूं इसका एक्सप्लेनेशन, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। बेटा अगर आप मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको रिलीज कर दो बस, है ना, कुछ मत करो, आप एक ऑब्जेक्ट लो, कुछ उसका मास है, कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, है ना, थोड़ा सा मुझे वैल्यूज प्रॉपर लेनी चाहिए थी, 45 डिग्री के अलावा और कुछ लेंगे तो आ जाएगा, खैर 2 मिनट सुन लीजिए नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर आप बच्चों ये m मास की ब्लॉक है, अगर आप इसको रिलीज कर दें केवल, ठीक है, अगर आप इसको छोड़ दें बस, तो किस एक्सीलरेशन से नीचे जाएगी, केवल आप ऐसा ब्लॉक करके रिलीज कर दें बस, g से नीचे जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जाएगी, बोलिए ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो हमारा सिस्टम है, ये जो हमारा पूरा अरेंजमेंट है, अगर आप चाहते हो कि 2 kg इस पे रेस्ट पे रहे, ठीक है, 2 kg इस 10 kg पे स्लिप ना करे, तो इसको कितने एक्सीलरेशन से आगे की तरफ ले जाना पड़ेगा, बोलिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों हम लोगों ने क्या किया ना, इसको थ्रेड से कनेक्ट कर दिया है ब्लॉक m को, ठीक है, थ्रेड से कनेक्ट कर दिया ब्लॉक m को। तो बच्चों ये जो थ्रेड है ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ टेंशन लगाएगा कि नहीं लगाएगा, बोलो बेटा, ऊपर की तरफ टेंशन लगाएगा, बोलो। अगर बेटा ये थ्रेड ऊपर की तरफ टेंशन लगाएगा तो बस मुझे लॉजिकली बता दो, क्या पॉसिबिलिटी है क्या कि ये ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे चला जाए, या 10 से कुछ कम से नीचे जाएगा, बोलो 10 से कुछ कम से नीचे जाएगा ना। तो हमने क्या कर दिया ना, मैंने मतलब 45 डिग्री वैल्यूज ले ली थी कि ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, लेकिन अगर आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लाना चाहते हो तो फिर वो इससे नहीं दे पाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, 10 से कुछ कम होना चाहिए, क्योंकि 10 तो तब आएगी ना जब आप इसको एकदम बिना किसी टेंशन के रिलीज कर दोगे, तब ये 10 दे पाएगा, सही है, और अगर आप ऊपर थ्रेड लगा दोगे तो कुछ 10 से कम हो जाएगा, तो ये हमें नहीं होगा। मैं बस एक वैल्यू चेंज करता हूं, तुम लोगों ने जितने लोगों ने बच्चों यहाँ टेंशन की वैल्यू 120 न्यूटन निकाल ली थी, बिल्कुल सही हो। मैं थोड़ा सा इस समस्या को, मतलब इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए, एक सेकंड बच्चों रुक जाइए थोड़ा सा, हाँ मैं एक सेकंड, मैं वैल्यू थोड़ा सा चेंज करता हूं, आप फिर अभी जो भी इसमें डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना। मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि ये सॉल्व होकर हमारे पास कुछ m की अच्छी वैल्यू आ जाए, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा चेंज करता हूं। एक सेकंड बच्चों, है ना, मुझे थोड़ा सा ट्राई करने दो 30 डिग्री पे आएगा कि नहीं।
बच्चों आप 30 डिग्री ले लीजिए, सारा कैलकुलेशन सब कुछ ऐसे करिए और थीटा की वैल्यू बस 30 डिग्री रख लीजिए 45 के अलावा, अब आ जाएगा। और फिर मुझे बताइए कि मास कितना होना चाहिए सच दैट सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट। बोलिए। हाँ। नहीं बेटा देखिए, ये जो ब्लॉक है ना, आप अपने कॉन्सेप्ट मत खराब करिए सवाल की वजह से। ये mg फोर्स लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा, नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो हमें m इंटू जी इफेक्टिव, m इंटू जी माइनस, हाँ आते हैं बच्चे, हाँ mg माइनस a ही लिखना चाहिए, ठीक है। उससे आप कॉन्सेप्ट मत खराब करिए इस सवाल की वजह से, जो है मैं फिर से आपको समझा दूंगा क्यों नहीं मैच कर रहा था। बच्चों कितना आ रहा है मास की वैल्यू? 6 इंटू रूट 3 आ रहा है, ठीक। चलिए बच्चों मैं फिर से सॉल्व करता हूं, है ना, पूरी चीज थोड़ा सा देख लीजिए। अगर हम 45 डिग्री ना लेके बच्चों 30 डिग्री लेते हैं, तो देखिए जो एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है वो tan 30 बराबर a बाई जी आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों g tan 30, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, तो एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड हो जाएगा 10/√3। बच्चों टेंशन की वैल्यू इस केस में कितनी आ जाएगी, कितना टेंशन चाहिए होगा ताकि वो 120/√3, है ना, 10/√3। तो जो टेंशन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन, चूंकि दोनों को एक ब्लॉक मान सकते हैं क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो 12 मास हो गया और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10/√3, तो जो टेंशन होना चाहिए बच्चों 120/√3, हाँ 40√3 एकदम। तो टेंशन की वैल्यू बच्चों 40√3 होनी चाहिए। यहां तक सबको क्लियर है ना बेटा? ठीक। अब चूंकि पूरा सिस्टम आगे की तरफ 10/√3 से बढ़ रहा है, तो ये अगर 10/√3 से बढ़ेगा तो बच्चों ये ब्लॉक भी नीचे की तरफ 10/√3 से ही जाएगा। बोलिए मानते हो? ठीक है। तो हम लोग टेंशन की इफेक्टिव वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चों? m इंटू जी इफेक्टिव। m की वैल्यू हमें निकालनी है, जी इफेक्टिव चूंकि नीचे की तरफ जा रहा है तो g माइनस a हो जाएगा, तो 10 माइनस 10/√3 हो जाएगा। बोलिए ठीक है ना बेटा? और टेंशन की वैल्यू 40√3 है, तो रख दीजिए यहाँ पे 40√3 बराबर m टाइम्स 10 कॉमन ले लेंगे बच्चों ब्रैकेट के अंदर, तो 1 माइनस 1/√3 बन जाएगा। सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो m की वैल्यू जो बनेगी बच्चों देख लीजिए जरा ध्यान से, यहाँ ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा बच्चों √3 माइनस 1/√3, और राइट हैंड साइड बच जाएगा बच्चों 4√3, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो देखिए m बराबर √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4√3 इंटू √3, ठीक है, डिवाइड बाय √3 माइनस 1। तो बच्चों 4 इंटू √3 इंटू √3, तो 4 इंटू 3 12 बन जाएगा, और 12 डिवाइड बाय √3 माइनस 1। बच्चों इतना मास होना चाहिए, ठीक है, तभी कम से कम इतना मास होना चाहिए, तभी ये रोक पाएगा इस सिचुएशन के लिए स्लिपिंग से, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों सबको? ठीक है। अच्छा फिर से मैं समझा देता हूं, देखिए कुछ बच्चों को अभी भी डाउट है। देखिए पिछले वाले केस में प्रॉब्लम क्या हो रही थी बच्चों, जैसे ही हम लोग इसको 45 डिग्री लेंगे ना, हमें सिस्टम को रोकने के लिए आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाना पड़ेगा। बोले ठीक है, और आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाना पड़ेगा। ये मास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोवाइड ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बेटा? ये तब प्रोवाइड कर लेता 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जब आप इसको रिलीज कर देते। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? अगर आप इसको रिलीज कर देते तो 10 का दे देता, लेकिन ये रिलीज वाली कंडीशन नहीं है ना, ऊपर तो थ्रेड भी लगा है और थ्रेड में टेंशन होगा कुछ ना कुछ, मानते हो? तो वो जो टेंशन होगा ऊपर की तरफ, वो ग्रेविटी के इफेक्ट को कुछ ना कुछ तो कम कर ही देगा, थोड़ा बहुत जितना भी कम कर पाएगा। बोलो ठीक है। तो जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन से मास आएगा वो 10 से कुछ कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? अब तुम्हें अगर ट्राई करना है ना, तुम फिर से मास की वैल्यू निकालना, बस एक काम करना 30 45 60 डिग्री ले लेना बच्चों। जब तुम 60 डिग्री ले लोगे ना, तो इसकी एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट 10√3 हो जाएगी, मतलब 10 से भी ज्यादा। तो भी तुम्हारा आंसर m की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि बेटा 10 से ज्यादा एक्सेलरेशन तो ये दे ही नहीं सकता। 10 से ज्यादा एक्सेलरेशन तब इसका होगा जब इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगाया जाए।
मेरी बात समझ रहे हो बच्चों तुम लोग? यस। थोड़ा सा हाँ इन डेप्थ डिस्कशन हो गया, उसकी जरूरत नहीं क्योंकि मैंने वैल्यूज थोड़ा सा वैसे ले ली थी, लेकिन तुम लोग को समझ में आया बच्चों? ये सब ऊपर से उड़ गया पूरा डिस्कशन। यस सर। 45 डिग्री से क्यों नहीं हो रहा, क्लियर है ना? यस सर। 60 डिग्री से हो पाएगा क्या बच्चों? 60 डिग्री में करोगे ना तो इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 17.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसको 17.3 से आगे ले जाना पड़ेगा 60 डिग्री के लिए। अगर बेटा 17.3 से ले जाओगे तो इसको भी नीचे 17.3 से ले जाना पड़ेगा। तो कोई ऐसा पॉसिबल सिचुएशन हो सकता है क्या कि ऊपर टेंशन लग रहा हो और नीचे की तरफ 17.3 से एक्सेलरेट कर जाए? नहीं पॉसिबल हो सकता, क्योंकि जब आप इसको केवल रिलीज कर दोगे तब भी ये 10 से ही जा पाएगा, है ना? तो और फोर्स लगा के 17.3 लाना पड़ेगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। खैर मुझे वैल्यू 30 डिग्री लेनी चाहिए। तुम लोगों को समझ में आ गया सारा डिस्कशन? कोई क्रॉस क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हो क्या बेटा? चलिए हाँ करिए। ये बच्चों आप लोग की थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए सवाल था। बाकी आपको सवाल जो बनेंगे वो tan थीटा बराबर a/g पे बनेंगे और नॉर्मल की वैल्यू m√a² + g², जो मैंने आपको आसान वाला पहला कराया था उसी पे सवाल बनेंगे। तो फॉर्मूला आपको वही याद रखना है, ये बस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एक और मैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए सवाल लूंगा, बोलिए। कर सकते बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सही है आपका थॉट प्रोसेस। नेट पुलिंग फोर्स यहाँ पे हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय टोटल मास तुम्हारा हो जाएगा m+12। बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, और इसको हम लोग किसके बराबर कर देंगे? 10/√3 के बराबर कर सकते हैं बेटा एकदम, है ना? देखो सॉल्व करके सेम ही आएगा, एक बार तुम सिंप्लीफाई कर लो, मेरे हिसाब से सेम आएगा 12/√3 माइनस। कर सकते हैं एकदम, बिल्कुल सही है। बोलिए बेटा। रॉड लगी होती तो मतलब यहां से यहां तक रॉड लाते फिर पूरा रॉड। अच्छा कैसे स्लाइड हो, मान लो चलो फिर वो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होगा। रॉड और स्ट्रिंग का तब डिफरेंस आ जाता है। देखो रॉड और स्ट्रिंग का केवल एक डिफरेंस है कि रॉड को कंप्रेस करोगे ना तब भी उसमें टेंशन रहेगा, स्ट्रिंग को कंप्रेस करोगे तो टेंशन नहीं रहेगा। तो इस वाले केस में तो दोनों का एकदम सेम पर्पस होता, कोई डिफरेंस नहीं आता। हाँ बोलिए बोलिए। तो आपने 12 हाँ 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 हाँ। अब ये देखो ये बच्चों ना, जैसे बढ़िया चीज है ये, बच्चे ने जिस बच्चे ने भी बताया बेटा आप अच्छे से पढ़ रहे हो, इसका मतलब देखो इन्होंने क्या कहा कि सर ठीक है आप सब समझा दिए, लेकिन क्या हम इसमें डायरेक्ट लगा के निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं? देखो इसको आप ऐसे मान लो, सिचुएशन ये है कि एक पुली ऐसे लटकी हुई है और इस पुली से एक थ्रेड है इधर और एक थ्रेड है इधर, इधर एक एम मास लटका हुआ है और इस थ्रेड को आपने कनेक्ट कर दिया है इधर एक बड़े ब्लॉक से और एक छोटे ब्लॉक से। बड़े ब्लॉक का मास 10 किलो है, छोटे ब्लॉक का मास 2 किलो है। ठीक है, अब मैं तुमसे इसमें पूछ दूं कि सिस्टम को रिलीज कर दिया गया, बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो मैंने बताया था आपको एक्सेलरेशन बराबर नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। बच्चों याद है तुम लोग को बताया गया था, बोलो। यस सर। तो इसमें बच्चों नेट पुलिंग फोर्स कौन सा है, 10 2 या mg? इसके अलावा कोई इसको अपोज करने वाला तो है नहीं बेटा, सही है ना? स्मूथ सरफेस है, तो नेट पुलिंग फोर्स ये हो गया। टोटल मास कितना रख दोगे बच्चों? कौन कौन सी चीज मूव कर रही है? ये मूव कर रही है और ये 12 मूव कर रहे थे, बेटा m+12 हो जाएगा, है ना? और अगर आप चाहते हो कि ये स्लाइड ना करे तो इसको किस एक्सेलरेशन से आगे जाना पड़ेगा? 10/√3 30 डिग्री के लिए, है ना बेटा? यस सर। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो बेटा 10/√3 रख देंगे। बोलिए ठीक है? यस सर। अच्छा सर शॉर्टकट है ये? हाँ मतलब शॉर्टकट क्या मतलब, शॉर्टकट ही मान लो, जैसे नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास है तो बिल्कुल ये, लेकिन चमकना चाहिए कि यहाँ पे लगा सकते हैं। मेरे दिमाग से इसलिए उठ गया क्योंकि जब मैं सवाल दे रहा था तो मैं यही फ्रेम करने के लिए लगा था कि वैल्यूज क्या क्या लेना चाहिए, इसलिए मुझे क्लिक नहीं हुआ। वेरी गुड, जिसको भी क्लिक हुआ है बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चों एक लाइन में आप इस तरह से m की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है? यस सर।
बच्चों एक और सवाल इस कॉन्सेप्ट पे, फिर बस। सवाल कुछ ऐसा है बच्चों कि एक कार्ट है, इस कार्ट पे बच्चों 2 ब्लॉक रखे हुए हैं। सर बैक स्लाइड लगा दीजिए। बस एक सेकंड, ये सवाल कर लीजिए फिर स्लाइड लगाता हूं मैं। ये कार्ट है बच्चों, इस कार्ट पे एक पुली है, एक पुली से ऐसे करके 2 ब्लॉक्स अटैच हैं। स्लाइड कर दो। हाँ कर दूंगा। ये 2 किलो का ब्लॉक है, ये 3 किलो का ब्लॉक है, ये 10 किलो का ब्लॉक है। बच्चों आपको बताना है इस पूरी चीज को कितने एक्सेलरेशन से आगे ले जाएं कि सच दैट 3 kg and 2 kg does not slip। मतलब बच्चों 3 kg और 2 kg, जैसे आप इसको कोई एक्सेलरेशन नहीं देंगे ना, तो चूंकि ये इसका फोर्स ज्यादा है तो ये 3 kg को लेके नीचे चला जाएगा। तो आपको बताना है किस एक्सेलरेशन से इस पूरी चीज को ले जाए कि स्लिपिंग ना हो 3 और 2 में। जो लोग पिछला सवाल नहीं लिख पाए थे कोई बात नहीं, मैं फिर से दिखा दूंगा, अभी आप इस पे फोकस करिए। जी की वैल्यू बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिएगा। बच्चों आपको ये मतलब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर 2 kg हवा में अटक रहा है। ये मान लो कि 2 kg ना ऐसे अटैच्ड है, ठीक है, इसके साथ, तो आप उसके लिए घबराना नहीं है। आपको 2 kg मान लो अटैच है और पूरी चीज को आप आगे की तरफ ले जा रहे हो। आपको ध्यान रखना है कि बस 3 kg और 2 kg स्लिप ना करें। ओके बच्चों आइडिया यही रहेगा कि आप ना फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेना, बड़े वाले ब्लॉक के फ्रेम से, बड़े वाले ब्लॉक के फ्रेम से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेना 3 किलो की। हिंट दे दिया है मैंने। मीटर पर सेकंड। हम्म 0.8। ओके सबके आंसर बच्चों अलग अलग आ रहे हैं भैया। मैं समझाऊं बेटा? यस सर। चलिए ठीक है। तो बच्चों देखिए मान लीजिए कि ए एक्सेलरेशन से ले जा रहे हैं पूरे चीज को, ठीक है, पूरा 3 kg 2 kg 10 kg पूरा सब सेम एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। आप चाहते हो कि आप 3 kg और 2 kg स्लिप ना करें, तो बेटा आप किसके फ्रेम में बनाना एफबीडी पसंद करेंगे? किसके फ्रेम से बनाएं बोलो बेटा? 2 kg के फ्रेम से बनाएं, ठीक है। और कोई सहूलियत वाली बात हो बच्चों? देखो 10 kg के फ्रेम से बना सकते हैं, बोलिए ठीक है। यस सर। 10 kg के फ्रेम से बनाओगे बच्चों तो 3 किलो की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो 3 kg पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे बच्चों? एक तो बहुत आसान वाले हो जाएंगे, ग्रेविटी और जो नॉर्मल लगा देगा, ठीक है बेटा, यही 2 नॉर्मल हो जाएंगे। और क्या बच्चों लगा सकते हैं? टेंशन लगा देंगे, बिल्कुल। और बताइए बेटा और कोई फोर्स रह गया? सूडो किस डायरेक्शन में लगेगा बच्चों? राइट लेफ्ट? लेफ्ट की तरफ, बोलिए सही है ना? और वैल्यू कितनी हो जाएगी? मास इनटू एक्सेलरेशन, सही है? चलिए ठीक है। आप बच्चों आप चाहते हो, देखो आप ये ना, आप किसके फ्रेम में बैठ गए हो? ये बड़े वाले ब्लॉक के फ्रेम में। आप चाहते हो कि वो स्लिप ना करे,
तो बड़े वाले ब्लॉक के फ्रेम से देखने पे ये हमें मूव करता हुआ दिखेगा बेटा या रेस्ट पे दिखेगा? रेस्ट पे दिखेगा, बोलो ठीक है। क्योंकि 3 kg और 2 kg को स्लिप नहीं होना है, तो अगर मैं इसके फ्रेम में देखूं तो 3 और 2 स्लिप नहीं होनी चाहिए, मतलब 3 kg रेस्ट पे होना चाहिए, मतलब 3 kg पे लगने वाले फोर्सेस सब बैलेंस करना चाहिए। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नॉर्मल और एमजी एक दूसरे को बैलेंस कर ही लेगा। इसका मतलब बच्चों जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा वो 3a के बराबर होगा, बोले सही है बच्चों? टेंशन में वैल्यू जो होगी वो 3a के बराबर होगी। चलिए 2 kg ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसी के फ्रेम में बच्चों, है ना, इसी के फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब बड़े वाले ब्लॉक पे बैठ के देख रहे हैं 2 kg को। तो बच्चों अगर 2 kg को बड़े वाले ब्लॉक पे बैठ के दे रहे हैं तो बच्चों ग्रेविटी नीचे की तरफ, बोलिए ठीक है। टेंशन थ्रेड पे ऊपर की तरफ। अब चूंकि बच्चों इसके साथ कांटेक्ट में है तो नॉर्मल इधर लग जाएगा, बोलिए बच्चों सही है ना। और सूडो फोर्स पीछे की तरफ, ये बच्चों सही है ना फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg की? ठीक है। अब बेटा 2 kg इस बड़े वाले ब्लॉक के फ्रेम में स्लाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? बड़े वाले ब्लॉक के फ्रेम में 2 kg स्लाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो बेटा जो टेंशन की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? mg के। तो हाँ, तो टेंशन बराबर बच्चों आएगा m इंटू जी, बोलिए सही है। तो यहां से टेंशन की वैल्यू 2g और बेटा टेंशन की वैल्यू 3a, तो अगर आप कंपेयर करके 2g बराबर 3a लिख दोगे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2g डिवाइडेड बाई 3। इतने एक्सेलरेशन से ले जाना पड़ेगा, तब बड़े वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में छोटे वाले दोनों ब्लॉक स्लाइड नहीं करेंगे। नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, मुझे सूडो की आपको प्रैक्टिस करानी थी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तो बहुत जगह मैं सूडो यूज करूंगा, फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तो बहुत जगह सूडो यूज करूंगा, इसलिए मुझे थोड़े से मैंने ऐसे सवाल भी ले लिए जो थोड़ा सा आपको जिसमें सोचना पड़ेगा। हाँ बोलिए। इसमें दोनों चीज, हाँ बड़े वाले के रेस्पेक्ट में बेटा, बड़े वाले के रेस्पेक्ट में दोनों रेस्ट में। अगर आप ग्राउंड वाले बंदे से पूछोगे कि क्या रेस्ट में है, तो ग्राउंड वाला बंदा बोलेगा कि 3 किलोग्राम भी आगे की तरफ ए से जा रहा है, 2 किलोग्राम भी आगे की तरफ ए से जा रहा है। इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में 2 kg मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये इसके रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? 10 किलो के रेस्पेक्ट में 3 नहीं मूव कर रहा है, इसलिए जो 2 किलो है वो भी सीधा ही जाता हुआ दिखेगा, वाई में नहीं मूव करेगा, ठीक है। इनर्शियल से करेंगे तो इनर्शियल से करोगे तो फिर तुमको 3 kg ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। आप ऐसा बोलोगे कि जो 3 किलो में टेंशन आ रहा है वही कारण है इसके एक्सेलरेशन का, तो t बराबर 3a लिख दोगे, है ना, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में तो ये a से ही आगे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। और फिर 2 kg की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे और बोलोगे कि 2 kg पे टेंशन ऊपर की तरफ, 2g नीचे की तरफ और नॉर्मल आगे की तरफ, है ना। तो चूंकि ऊपर नीचे नहीं मूव कर रहा है ये 2 kg, इस पे स्लाइड नहीं कर रहा है, इसलिए टेंशन की वैल्यू 2g के बराबर होगी, है ना। फिर आप सिंपलीफाई कर दोगे दोनों को, दोनों सेम इक्वेशन बनेंगी, कहने का तरीका बस अलग अलग होगा, ठीक है। सर इसको इक्वल क्यों राइट किया? 2g इक्वल टू 3 है, देखो यहां से दोनों की वैल्यू सेम आई ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों टेंशन की वैल्यू है ना, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, 2g बराबर 3a। तो यहाँ पे क्या बेटा? नहीं, इसमें नहीं यूज होगा क्योंकि ये स्लाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई हाँ मोशन नहीं हो रहा है। तो बच्चों मैं यही कह रहा था आपको कि सूडो फोर्स के कुछ मुझे सवाल ऐसे लेने पड़े हैं जहां पे थोड़ा सा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल नहीं थे, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा,
ठीक है, जो सवाल 2 सवाल मैंने ऐसे लिए हैं जिसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि सूडो फोर्स हम लोग बहुत यूज करेंगे। अभी फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तो भी सूडो फोर्स आएगा, सर्कुलर मोशन में भी सूडो फोर्स आएगा, तो हमें अच्छे से थोड़ा पता होना चाहिए सूडो फोर्स के बारे में। हाँ बोलिए। सर हम इसे पहले वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते, mg अपॉन हाँ, पिछले वाले फॉर्मूले से नहीं कर पाएंगे, मतलब आप tan थीटा बराबर a बाई जी बोल रहे थे क्या? नहीं सर। हाँ, कौन सा पिछले वाला फॉर्मूला? नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, उससे भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें रिलेटिव मोशन, मतलब ब्लॉक्स ऊपर नीचे नहीं मूव कर रहे। देखिए, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास कब लगाते थे? जब एटलीस्ट एक मतलब ब्लॉक्स मूव कर रहे हो ना, एक्सेलरेट कर रहे हो, ठीक है। यहां पे देखो, ये जो पुली ब्लॉक वाले सिस्टम है ना, ये 3 और 2 मूव ही नहीं कर रहे हैं इसके बड़े वाले के रेस्पेक्ट में। समझ में आ रही बात? ओके सर। पिछले वाले केस में मूव कर जा रहे थे ना, ठीक है, जैसे ये वाला केस था, तो इसमें देखो ये भी आगे चल रहा है, ये भी आगे चल रहा है, तो आप नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास करके पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, है ना। लेकिन इस वाले केस में ये दोनों मूव ही नहीं कर रहे, तो हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। सर इसमें मतलब टेंशन इज इक्वल टू m इफेक्टिव, सॉरी एक्सेलरेशन इफेक्टिव वाला भी चलेगा। हाँ, इसमें तुम्हें टेंशन निकालना है तो देखो, टेंशन की वैल्यू सीधे सीधे 3a या टेंशन की वैल्यू 2g के बराबर है, 20 न्यूटन टेंशन है इसमें, ठीक है। सर स्लाइड बैक कर दो। बच्चों, मैं एक सवाल आपके लिए होमवर्क भी छोड़ के जाऊंगा, सूडो फोर्स का ही सवाल है, वो भी थोड़ा सा सोचिएगा, नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में उसी से शुरुआत करूंगा, पहले उसको समझाऊंगा। सर डीपीपी कर। हाँ हाँ, डीपीपी करते हैं। कहाँ तक हो गया था? 2 डीपीपी हो गई थी, 3 हो गई थी। हो गया सर। ठीक, बच्चों डीपीपी ओपन कर लीजिए। देखिए, डीपीपी डिस्कशन का रूल ऐसा है बच्चों कि सारे एक साथ मत सवाल बोलिए, उससे मुझे भी नहीं समझ में आता कि आप क्या पूछना चाहते हैं। मैं एक एक करके सवाल पूछूंगा, आपको डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, और बन गया है तो मत पूछिएगा, है ना। बहुत आसान आसान सवाल मत पूछिएगा बच्चों, अच्छे थोड़ा सवाल पूछ लीजिएगा। हाँ, ये होमवर्क का सवाल है बच्चों, आपके साथ स्लाइड में अटैच है, आप इसको एक बार, हाँ डीपीपी नंबर 3 करेंगे, स्लाइड अटैच रहेगी बच्चों। आप होमवर्क का क्वेश्चन है, सूडो फोर्स पे बेस्ड है, आप लोग अटेम्प्ट कर लेना। मैं डीपीपी नंबर 3 डिस्कशन शुरू करता हूं। ओके सर। चलिए आ जाइए बच्चों, डीपीपी नंबर 3 सवाल नंबर 1 हो गया है। यस सर। ठीक, एक एक से एक करके चलते हैं बच्चों, है ना। डीबी नंबर 3 सवाल 1 हो गया, डीबी नंबर 2 सवाल, मतलब डीबी नंबर 3 सवाल 2 हो गया, दूसरा वाला, यस सर। तीसरा भी हो गया है, तीसरा, यस सर। नो सर। तीसरे में डाउट है, ठीक है, तीसरा वाला देखिए बच्चों। सर जिसको डाउट नहीं है वो जा सकता है। हाँ बेटा, जिनको डाउट नहीं वो जा सकते। डीबी नंबर 3 सवाल नंबर 3, इसमें बोला गया बच्चों की एक वाटर जेट है, वो v वेलोसिटी से हिट करता है और v वेलोसिटी से ही वापस रिबाउंड होता है, एंगल थीटा गिवन है, ठीक है बच्चों। जरा ध्यान से देखिए, बढ़िया सवाल है, इसमें कुछ नई चीजें आपको जानने को मिलेंगी। मैं अटक गया था, अब चल रहा हूं। ठीक ठीक, तो देखिए बच्चों, एक अच्छा सवाल है, इसमें कुछ आपको नई चीजें जानने को मिलेंगी। पहली चीज बच्चों देखिए, जो फोर्स लगता है वो फोर्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। बोलिए ठीक है ना बेटा। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको पिछले भी इस पे एक सवाल लिया था, काफी डिस्कशन हुआ था। एक चीज मैंने आपको बताई होगी बच्चों कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही मोमेंटम का बदलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों एज इट इज रहेगा। ये मैंने आपको बताई थी बच्चों बात। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चों, अगर आप इसको लिखोगे ना इनिशियल मोमेंटम, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है mv cos थीटा। मान लीजिए कि ये m मास की कोई चीज है, जेट ही मान लीजिए, जेट से जो पानी निकल रहा है उसका मास m है, तो mv cos थीटा इनिशियल मोमेंटम है, टकराने के बाद बच्चों ये माइनस mv cos थीटा बन जाएगा, सही है ना। तो हाँ, तो जो बच्चों जेट पे फोर्स लगेगा वो होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो बेटा ये चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे, बोलिए फोर्स आ जाएगा ना, सही है। तो देखिए बच्चों, ये लिख देता हूं -2mv cos थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगला वाला डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक तो आप सबने सोच लिया होगा। अब बच्चों जैसे जेट है ना,
मान लीजिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये एक पाइप है, ठीक है, और इस पाइप से पानी बाहर आ रहा है ना, ये वाटर है और यहां से वाटर निकल के बाहर आ रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो देखिए मुझे ये निकालना है कि टी टाइम में इससे कितना पानी बाहर आएगा, ठीक है। मुझे ये निकालना है कि जो पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है उससे टी टाइम पे कितना पानी बाहर आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए बच्चों t बराबर 0 पे पार्टिकल यहां थे और t बराबर 0 के बाद वही पार्टिकल घूम करके यहां पहुंच गए टी टाइम पे, ठीक है। तो बेटा इतना पार्ट जो पानी का वॉल्यूम है ना, वही पानी टी टाइम में बाहर आएगा। ये जो पार्ट है यही टी टाइम में बाहर आएगा। बोलिए ठीक है, यस सर। है ना। तो अब इसका मैं मास कैसे निकालूं जरा देखिएगा। तो बेटा मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो बेटा डेंसिटी तो मान लीजिए चलिए डी दी ही है सवाल में, वॉल्यूम कैसे निकालें। तो वॉल्यूम होगा बच्चों जैसे ये जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल मास बाहर आया है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए हमें सवाल में ए गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और टी टाइम में आया वी वेलोसिटी से पानी बाहर आ रहा है। तो ये जो लेंथ है बच्चों ये लेंथ हो जाएगी वीटी। मानते हो बेटा सब। तो लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो लेंथ है बच्चों वीटी, है ना, वेलोसिटी ऑफ वाटर जेट इंटू टाइम, ठीक है। ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी वी इंटू टी, ये तुम्हारी लेंथ हो गई, लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो गया, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो जाएगा। तो जो पानी है बच्चों इस वाले सेक्शन में जो पानी है उसका मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर हो जाएगा बच्चों DAVT। बोलिए सही है बच्चों, यहां पे रख देंगे तो देखिए 2 डिवाइडेड बाई टी और मास है तुम्हारा DAVT और इंटू वी कॉस थीटा कर देंगे, ठीक है। और बच्चों ये नेगेटिव साइन का पर्पस बस आपको ये बताना है कि जो वाटर जेट पे फोर्स है वो पीछे लगेगा तो वॉल पे फोर्स आगे लगेगा। तो मुझसे अगर आप पूछे कि फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल कितना हो जाएगा तो माइनस की जगह मैं प्लस रख दूंगा, टी से टी कैंसिल कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 2DAV स्क्वायर कॉस थीटा। ये फोर्स एक्सपीरियंस बाय वॉल हो जाएगा। बच्चों प्लीज इसको कर लीजिएगा आप प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपके फाइनल एग्जाम में भी किसी ना किसी पेपर में आ सकता है। जो भी आप मेडिकल के अगर नीट के अलावा कुछ देंगे तो, नीट भी देंगे तो बढ़िया सवाल है, प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। प्रश्न संख्या 4 हो गए बच्चों। हाँ बेटा बस एक सेकंड बस रुक जाइए। 5वां हो गया बच्चों, 5वां हो गया। किसमें डिफरेंस पूछ रहे हैं बेटा? सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है, हाँ। डिफरेंस ये बेटा कि जैसे आप किसी फोर्स के कंपोनेंट लेते हैं ना तो ये रूल है कि आप उसके दोनों कंपोनेंट दिखाइए, आप एक मत दिखाइए, है ना। मतलब mg cos दिखा रहे हैं तो mg sin भी दिखाइए और फिर mg को मत दिखाइए। आइडियल तो ये होता है, ठीक है। नहीं फिर देखिए अगर आप mg दिखा रहे हैं, mg cos दिखा रहे हैं और mg sin नहीं दिखा रहे हैं ना तो गड़बड़ है ना। अगर आप कंपोनेंट ले रहे हो तो दोनों कंपोनेंट दिखाओ, या तो आप कंपोनेंट मत लो केवल फोर्स दिखाओ। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ फिर उसका रोल नहीं रह जाता है, एब्सोल्युटली। हाँ 6वां हो गया बच्चों, सबसे 6वां। 7वां हो गया। हाँ मैं 8 बता दो बस। एक 4 में क्या डाउट है बताइए बेटा? 4 में एक सेकेंड, किसकी एफबीटी में? अच्छा एक सेकंड मैं, हाँ मैं 8 बिना बताए नहीं जाऊंगा बच्चों, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, कितना भी टाइम लग जाए। बस इनका थोड़ा सा 4th का मुझे डिस्कशन कर लेने दीजिए। करेक्ट एफबीटी ऑफ ब्लॉक बी ऑफ मास m। ए और सी का तो मास बताया नहीं है, और चूंकि स्ट्रिंग अलग है तो बच्चा टेंशन तो अलग होना चाहिए। इन्होंने टेंशन सेम दे दिया है क्या? हाँ टेंशन तो अलग होना चाहिए, थ्रेड अलग है ना। mg नीचे T1 T2। हाँ बट बेटा ऐसा लिखा तो नहीं है ना, तो बोला नहीं है। हाँ बट अगर बच्चे मास भी सेम होंगे ना तब भी स्ट्रिंग का तो टेंशन अलग अलग होना चाहिए ना। हाँ तो आप दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, दूसरा सही है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आप लोग को, अच्छा आज ही तो किया है हम लोगों ने ना, अब हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8।
देखो देखो देखो, बातें नहीं करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ 1 in L। 1 in L का मतलब बच्चों हो गया, जो परपेंडिकुलर है 1 है, वो बेस है जो वो L है, ठीक है। The horizontal acceleration to be imparted to the inclined plane so that the object is stationary relative to the acceleration। तो पूछा गया बच्चों कि कैपिटल M मतलब कितना हम इस पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट करें कि स्मॉल m स्लिप ना हो। तो अब बता सकते हो बच्चों आंसर इसका, tan थीटा बराबर a बाई जी। एक सेकंड, मुझे 1 in L का मैंने मतलब तुम लोगों को गलत तो नहीं बता दिया। a बाई जी, तो 1 in L, द ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन। हाइपोटेन्यूज नहीं होगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है बेटा, रुको ऑप्शन देखे तो यही लग रहा है, रुको अच्छा। मेरा तो L को हाइपोटेन्यूज माना था, इसलिए हाँ हाँ, मैं एक सेकंड दे दूँ बस, मैं बता देता हूँ। पूछा गया कि एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू जी tan थीटा, तो tan थीटा बराबर 1/L। 1/L का कोई ऑप्शन नहीं है। एक सेकंड बच्चों, हाइपोटेनस लो, है ना, यानी बेस की जगह एक बार हाइपोटेनस लेते हैं, तो बेस हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस 1। तो ए बराबर आ जाएगा जी tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अंडर रूट L स्क्वायर माइनस 1। तो g डिवाइडेड बाई अंडर रूट L स्क्वायर माइनस 1। बच्चों मैच कर रहा है कि एक बार देखो, g डिवाइड बाई अंडर रूट L स्क्वायर माइनस, तीसरा वाला ऑप्शन है क्या? हाँ, तो 1 in L मतलब बच्चों 1 परपेंडिकुलर और L हाइपोटेनस। बता दो, रुक जाओ, बता दो सर। हेलो, अचानक से अभी अभी तो मैंने फोर्थ बताया है, अब रुक जाओ। अच्छा, कौन सा वाला? 10th वाला बताते हैं। हाँ, 9th वाला देखो, 8th हो गया ना, सबको समझ में आ गया ना 8th वाला। हाँ, 9th देखो, 9th देखो, 9th में बोला गया है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, वन डबल द अदर इन मैग्नीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द फोर्सेस। बच्चों मान लीजिए दो फोर्सेस हैं F और 2F, कुछ इस तरह से ऐड कर रहे हैं कि जो इनका रिजल्टेंट है ये 2F हो गया और ये F हो गया, जो इनका रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर आ रहा है टू स्मॉलर फोर्स। बेटा ये रिजल्टेंट है, तो ये रिजल्टेंट परपेंडिकुलर कब आएगा? मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये रिजल्टेंट परपेंडिकुलर तभी आएगा बेटा जब 2F साइन थीटा, जो 2F साइन थीटा है बेटा वो F को बैलेंस कर दे, मानते हो? तभी इसका जो ऊपर वाला कंपोनेंट है 2F cos थीटा वही बस बचेगा, हॉरिजॉन्टल में सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा F बराबर 2F साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 30 डिग्री, और अगर थीटा 30 डिग्री तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। चलिए अगला बोलिए, कौन सा 10वां बताना है? हाँ, 10वां देखिए, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली अलोंग अ सर्कल। बिल्कुल सही है बच्चों, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होता। मैंने अभी नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन पढ़ाऊंगा। तो असर्शन बच्चों बिल्कुल सही है। रीजन कह रहा है व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज जीरो। बच्चों रीजन भी बिल्कुल सही है, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो एक्सेलरेशन नहीं होता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, ठीक है। तो बी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होगा। 10वें के लिए बच्चों परेशान मत होइए, 10वें के लिए परेशान मत होइए। हाँ सर एक बार क्वेश्चन फोर समझा दिए, वो समझ नहीं आया। हाँ, क्या बेटा? हाँ, व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ, गलत हो जाता है, फिर रीजन गलत हो जाता है, एकदम सही है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, राइट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से बता रहा हूँ भैया, जिनका दुख दर्द है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। सर एक बार मैथ वाला फिर से रिपीट कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 में सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला, क्योंकि टेंशन अलग अलग होगी, क्योंकि स्ट्रिंग्स अलग अलग हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जा सकते हैं सर? बिल्कुल जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं बेटा। नहीं नहीं, डीपीपी 3 बस, डीपीपी 4 अगली क्लास में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, तो 2F साइन थीटा ये फोर्स को बैलेंस कर लेगा बेटा, तो केवल एक वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा 2F cos थीटा, है ना। इस तरह से नेट रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बेटा? और कौन से डीपी नंबर 4 के? नहीं, डीपी नंबर 4 के तो हो जाएंगे ना बेटा, नॉर्मल है वो, सॉरी मोमेंटम है, मोमेंटम मैंने आपको समझा दिया है। डीपी नंबर 4 में तो कोई किसमें, कौन से क्वेश्चन में? सेकंड में?
TPP4 कल डिस्कशन कर लेंगे ना, पूछ लेना तुम, ठीक है? ओके सर। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ हाँ सर एक बार TPP3 का 7 वाला बता दीजिए, वो मेरा आंसर नहीं आ रहा उसमें, तो मुझे कंफ्यूजन हो रही है। ओके, सवाल में बोला गया टू masses m1 m2 आर एक्सिलरेटेड यूनिफॉर्मली ऑन सरफेस एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ T1 to T2, टू masses m1 m2 आर एक्सिलरेटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो बेटा सबसे पहले चूंकि दोनों का ब्लॉक एक साथ ले लो, है ना, तो जब T2 की वैल्यू लिखेंगे तो T2 बराबर लिखेंगे तुम्हारा m1 प्लस m2 टाइम्स a, और जब बेटा आप T1 लिखेंगे तो T1 बराबर लिखेंगे m1 टाइम्स a। रेशियो ले लीजिए बेटा, a से a कैंसिल हो जाएगा, m1 प्लस m2 डिवाइड बाय m1, ठीक है? यस। हाँ, चलिए चलिए बच्चों, फिर डीबी नंबर 4 कल अटेम्प्ट कर लीजिएगा, जो भी डाउट होंगे डीबी नंबर 4 के कल डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? चलिए, धन्यवाद बच्चों आप सभी को, थैंक यू।